नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम साथ हैं हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर, जो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2024 एडिशन, जिसको लेटेस्ट एडिशन माना जाना चाहिए, फॉलो कर रहे हैं, जिसमें 2018 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चंस मौजूद हैं और इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। तो आप इस एडिशन को अरेंज कर लें, अपने दोस्तों वगैरह से ले लें। इसके अलावा जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं और टेलीग्राम चैनल को हमने लिंक किया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल से। यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इन सेंटेंसेस को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर उस एग्ज़ाम का नाम डेट के साथ भी लिखा हुआ है, जिस एग्ज़ाम में जिस पर्टिकुलर डेट को ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे कि जो सेंटेंसेस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो सेंटेंसेस एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के एग्ज़ाम में जो 8 फरवरी 2019 शिफ्ट सेकंड में हुआ था, इस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो को। ये रहा हमारे सामने पहला सेंटेंस 84। सेंटेंस को इम्प्रूव करना है इस ग्रीन वाले पार्ट को। पढ़ लेते हैं, सिंटैक्टिकली एनालाइज करते हुए जाएंगे, देखेंगे कि कहाँ पर किस तरह की गलती होनी है। डेनमार्क आपने लिखा हुआ आपके, डेनमार्क सब्जेक्ट हो गया। डेनमार्क देखिए एक नाउन है जो कि निश्चित तौर पर ही सब्जेक्ट के फंक्शन में होगा। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होने का यहाँ पर स्कोप नहीं है। हैज़ बीन सेलिब्रेटेड, देखिए जो हैज़ बीन लगा हुआ है, कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। हैज़ को लगाया गया है परफेक्शन को दिखाने के लिए, और चूंकि हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज़, तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी दूसरी वाली, और ये भी एक हेल्पिंग वर्ब ही है। इस हेल्पिंग वर्ब को लगाया गया है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए। पैसिव स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए सेलिब्रेटेड हो गई हमारी मेन वर्ब। एज यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया, और प्रीपोजिशन के बाद हो गया उसका ऑब्जेक्ट, अ लैंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अ लैंड ऑफ फिर से प्रीपोजिशन आएगा, उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया लॉ एंड ऑर्डर। तो ये हो गई स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर आपको सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। सेंटेंस में जो इम्प्रूवमेंट दिया गया है उसके लिए या उसको समझने के लिए आपको लॉन्ग, बाकी अगर आप ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करेंगे, देखिए हैज़ बीन सेलिब्रेटिंग, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ये इसलिए गलत हो जाएगा हैज़ बीन सेलिब्रेटिंग, क्योंकि सेलिब्रेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से उसके बाद आना चाहिए था उसका ऑब्जेक्ट, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बना पड़ा है। डेनमार्क को तो सेलिब्रेट किया जा रहा है, डेनमार्क को तो कंसीडर किया जा रहा है, तो सेलिब्रेटिंग एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, और सेलिब्रेटिंग अगर यहाँ पे लिख दोगे आप तो उसका ऑब्जेक्ट एब्सेंट रहेगा, और वो इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बना रखा है। इसका मतलब आप पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, तो दूसरा ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है या नहीं है, या तीसरे या चौथे में से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, जानने समझने के लिए आपको लॉन्ग, ऑल अलोंग और फार टू लॉन्ग के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। इस सेंटेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपको लॉन्ग, ऑल अलोंग या फार टू लॉन्ग के डिफरेंस के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए, आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा भी ये तीनों एडवर्ब ही हैं, एडवर्ब फ्रेजेस हैं, इनके बारे में पता कर लेते हैं। कहीं किसी और सेंटेंस में, किसी और कंटेक्स्ट में आपको दी जा सकती है। देखिए लॉन्ग जो वर्ड है, ये लॉन्ग वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है। जब ये एडजेक्टिव होता है तो पहली बात तो एक फिजिकल सेंस में यूज किया जाता है, फिजिकल लेंथ को रिफर करने के लिए, फिजिकल लेंथ को रिफर करने के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे कि मैं लिख सकता हूं लॉन्ग हेयर, हेयर नाउन हो गया, लॉन्ग इसके लिए एडजेक्टिव हो गया। जैसे कि मैं लिख सकता हूं लॉन्ग टेबल, टेबल नाउन हो गया, कोई लंबी टेबल थी, उसकी फिजिकल लेंथ को रिफर कर रहे हैं, बेसिकली एडजेक्टिव हो गया। इसके अलावा लॉन्ग एडजेक्टिव के रूप में दूसरा जो फंक्शन हो जाएगा, दूसरा जो मीनिंग हो जाएगा, वो हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम को रिफर करने के लिए, या ड्यूरेशन ऑफ टाइम को रिफर करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम को रिफर करने के लिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर लॉन्ग मीटिंग। तो ऐसा तो है नहीं कि मीटिंग की हम लेंथ को रिफर कर रहे हैं, हम यहाँ पर मीटिंग की ड्यूरेशन ऑफ टाइम को, किसी फिजिकल लेंथ को रिफर ना करके उसकी ड्यूरेशन ऑफ टाइम को रिफर कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा लॉन्ग डिस्कशन,
एक डिस्कशन जो कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए चला, उसको हम यहाँ पर लॉन्ग से रिफर कर रहे हैं। या मैंने लिखा यहाँ पर लॉन्ग जर्नी, एक ऐसी जर्नी जो काफी दिनों तक चली, उसका पीरियड ऑफ टाइम क्या था, बहुत ज्यादा था। तो एक्चुअली में यहाँ पर ये जो लॉन्ग वर्ड है, ये जो लॉन्ग वर्ड आपने एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया है इन नाउन के लिए, ये लॉन्ग रिफर क्या कर रहा है, ये लॉन्ग यहाँ पर रिफर कर रहा है कंटिन्यूइंग फॉर ए लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि कंटिन्यू रही हो, कंटिन्यूइंग फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। एक लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम के लिए अगर कोई चीज कंटिन्यू रही हो तो आप उसको कह सकते हैं लॉन्ग मीटिंग, लॉन्ग डिस्कशन। ऑलमोस्ट इसी सिमिलर मीनिंग में, ऑलमोस्ट इसी सिमिलर मीनिंग को कन्वे करते हुए लॉन्ग एडवर्ब के फंक्शन में भी आ जाता है। तो लॉन्ग का जरा एडवर्ब फंक्शन देख लेते हैं। लॉन्ग जब एडवर्ब होता है तो रिफर करता है फॉर ए कंसीडरेबल या ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम, या फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ कंसीडरेबल या कंसीडरेबल या ग्रेट। ग्रेट का मतलब अमाउंट से, अमाउंट ज्यादा हो, ज्यादा घंटों की, ज्यादा देर की बात हो रही है। फॉर ए कंसीडरेबल या ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम। 2-4 मिनट को आप लॉन्ग नहीं कह सकते, 2-4 घंटे को आप लॉन्ग कह सकते हैं अगर आपकी एक्सपेक्टेशन शॉर्ट होने की कम थी तो। फॉर ए कंसीडरेबल और ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम या फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि एक कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए गोइंग ऑन हो, या चली हो, या रही हो एग्जिस्टेंस में, उसके उस वर्ब के टाइम को रिफर करने के लिए, उस वर्ब के टाइम की डिग्री बताने के लिए। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि लॉन्ग एक एडवर्ब है, लेकिन लॉन्ग जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अब ये कंफ्यूजन मैं आपका क्यों क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मैंने लिखा लॉन्ग रिफर करता है कंसीडरेबल या ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम को, तो स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आएगा कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। देखिए किसी डेफिनिट या इनडेफिनिट टाइम को रिफर नहीं कर रहा, ये टाइम के अमाउंट को रिफर कर रहा है। और जो चीजें अमाउंट या डिग्री या एक्सटेंट को रिफर करती है वो एडवर्ब डिग्री की श्रेणी में आती है, एडवर्ब डिग्री की कैटेगरी में आती है। यहाँ पर लॉन्ग जो वर्ड है जिसको आप एडवर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे, अभी जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पर, सी वेटेड लॉन्ग फॉर हर लवर। वेटेड यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद ये लग गया एडवर्ब के रूप में, फॉर प्रीपोजिशन आ गई और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया पर्पस बताने के लिए कि वेट क्यों किया गया। तो लॉन्ग जो एडवर्ब आपने लगाया है यहाँ पर, ये कोई एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि एडवर्ब टाइम और उस एडवर्ब टाइम के हिसाब से आप इस टेंस को डिसाइड कर दोगे, वेटेड लगा दिया, नहीं। ये एक्चुअली में किसी डेफिनिट या इनडेफिनिट टाइम को रिफर ना करके ये रिफर कर रहा है टाइम के अमाउंट को, कि वो टाइम था कितना, कम था या ज्यादा था। तो इसको हम रखते हैं एडवर्ब डिग्री की कैटेगरी में। और एडवर्ब डिग्री की कैटेगरी में होने की वजह से ही ग्रामेरियंस का ये मानना है कि ज्यादा फॉर्मल रहेगा, ज्यादा एक्सेप्टेबल रहेगा अगर हम लॉन्ग एडवर्ब को उस मेन वर्ब से पहले लिखेंगे, क्योंकि एडवर्ब डिग्री जिनकी डिग्री बताने के लिए लगाए जाते हैं, मोस्ट केसेस में वो उनसे पहले लिखे जाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा सेंटेंस, सी लॉन्ग वेटेड फॉर हर लवर। तो यहां पर मैंने लॉन्ग को कहां लिखा, वेटेड से पहले लिखा, और ये सेंटेंस को ज्यादा फॉर्मल माना जाता है, एक्सेप्टेबल ये है। और एक चीज और मैं बता दूं, ज्यादा फॉर्मल सेंटेंस ये है, ज्यादा ऑफिशियल सेंटेंस ये है, वो अगर आप किसी अच्छे राइटर की बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो आपको लॉन्ग इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा मेन वर्ब से पहले। लेकिन आजकल मॉडर्न यूसेज में है लॉन्ग को बाद में इस्तेमाल किया जाना, मॉडर्न यूसेज में ये है। अब स्पीकर्स जैसा उनको सही लगता है वो यूज करने लगते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। इसके बाद जो है हमारा एक एडवर्ब था ऑल अलोंग। चलिए ऑल अलोंग पर बात कर लेते हैं। देखिए लॉन्ग जो वर्ड है ना वो वर्ब भी हो जाता है, ये फंक्शन में भी मैं आपको बता देता हूं, शायद आप कंफ्यूज हो जाए। ये जो लॉन्ग वर्ड है ये वर्ब भी हो जाता है। जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग। लॉन्ग का मतलब होता है टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग।
जैसे मैंने लिखा है एग्जाम्पल के रूप में, सी लॉन्ग्ड फॉर वेस्टर्न ड्रेसेस। इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिवली यूज हो रही है। सी लॉन्ग फॉर वेस्टर्न ड्रेसेस, फॉर हो गया पर्पज या रीजन बताने के लिए वेस्टर्न ड्रेसेस को लिख दिया। तो लॉन्ग का मतलब यहाँ पर क्या है, लॉन्ग में देखिए ईडी की फॉर्म लगाई है मैंने, वर्ब की ईडी फॉर्म को अगर मैं यूज कर रहा हूँ इसका मतलब इसको मैं मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यहाँ पर इसका मतलब है टू हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग, और समथिंग की जगह लिखा मैंने वेस्टर्न ड्रेसेस। तो इस तरह से लॉन्ग को आप वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला एडवर्ब है हमारा ऑल अलोंग। ऑल अलोंग पर जरा बात कर लेते हैं। देखिए ऑल अलोंग ये जो एडवर्ब है इसका मतलब है ऑल द टाइम। ये एडवर्ब टाइम की कैटेगरी में आना चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर है ऑल अलोंग, इसका मीनिंग ऐसा है, ये एडवर्ब टाइम की कैटेगरी में आ सकता है। ऑल अलोंग का मतलब हो गया ऑल द टाइम या फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द बिगनिंग। अब ये देखिए सही सही बताओ ना, मैंने दोनों एक ही बातें लिखी है। मान लो कि ये आपकी टाइमलाइन है और यहां पर इस पॉइंट पर आप किसी एक्शन को रिपोर्ट कर रहे हो, और रिपोर्ट किया आपने ऐसे एक्शन को जो एक्शन यहां पर हुआ था, पास्ट के किसी पॉइंट पर हुआ था। रिपोर्ट आपने ये किया, ये प्रेजेंट का टाइम है, और किसी ऐसे एक्शन को रिपोर्ट किया आपने जो कि पास्ट में किसी पॉइंट पर हुआ था। तो फ्रॉम द ऑल अलोंग का मतलब क्या है, फ्रॉम द बिगनिंग। अब रिपोर्ट कर रहे हो यहाँ पर और फ्रॉम द बिगनिंग को रिफर कर रहे हो ऑल अलोंग लगाकर, तो फ्रॉम द बिगनिंग से जिस पॉइंट को रिफर कर रहे हो या फ्रॉम द बिगनिंग जिस टाइम के लिए कह रहे हो वो सारा का सारा टाइम यही तो हो गया, वे शुरुआत से लेकर अब तक, तो ये ऑल द टाइम तो हो गया। तो दोनों एक ही बात लिखी हुई है, लेकिन सेंटेंस के कंटेक्स्ट में जरा देखेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाती हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा एग्जाम्पल के तौर पर, सी कंप्लेन्स ऑल अलोंग। चूंकि एडवर्ब टाइम है इसीलिए इसको बाद में लिखा जाना चाहिए, बाद में लिखना इसको ज्यादा मीनिंगफुल है। अगर हम सेंटेंस के सिंटेक्स को फॉलो करते हैं, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं ग्रामेटिकल फंडामेंटल के हिसाब से, तो इसको बाद में लिखा जाना चाहिए। लेकिन बाद में अगर कोई ऐसी स्ट्रक्चर भी लिखी हुई है सेंटेंस में तो इसको पहले भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एडवर्ब जो होते हैं वो डेकोरेटिव चीजें होती है, वो वर्ब के इर्द गिर्द जो है अपने स्थान को बदलती रहती हैं, लेकिन मोस्टली एडवर्ब टाइम को बाद में ही लिखा जाना चाहिए। सी कंप्लेन्स ऑल अलोंग। अब इस ऑल अलोंग का मतलब यहां पर क्या निकल के आ रहा है, ऑल द टाइम, ये ज्यादा मीनिंगफुल है। सी कंप्लेन्स ऑल अलोंग। फिर एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा, आई थिंक दैट सी न्यू द सीक्रेट ऑल अलोंग। यहां पर ऑल अलोंग का मतलब क्या आ रहा है निकल के, फ्रॉम द बिगनिंग। इस सेंटेंस का कंटेक्स्ट अगर देखोगे तो यहां पर फ्रॉम द बिगनिंग के मीनिंग को ज्यादा रिफर कर रहा है ऑल अलोंग। हालांकि अगर ऑल द टाइम भी लिख दे तो यहां पर आप ये भी कह देते हो कि ऑल अलोंग यहां पर ऑल द टाइम को रिफर कर रहा है, तो वो भी सही है, लेकिन ये ज्यादा मीनिंगफुल होगा। तो दोनों इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम ऑल अलोंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपके सेंटेंस में यहां पर ऑल अलोंग लगा दूं, मैं लॉन्ग की जगह ऑल अलोंग लगा दूं, तो सेंटेंस तब भी मीनिंगफुल रहेगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, डेनमार्क हैज बीन ऑल अलोंग सेलिब्रेटेड एज ए लैंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। मतलब ऑल द टाइम या फ्रॉम द बिगनिंग। फ्रॉम द बिगनिंग क्या ऐसा है कि जब से डेनमार्क एग्जिस्टेंस में तब से उसको लैंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कहा जाता है? ऐसा नहीं है। डेनमार्क की एग्जिस्टेंस उससे पहले की हो सकती है, उससे पहले वो सिविलाइज सोसाइटी नहीं होगा। जब वो सिविलाइज सोसाइटी बना, उसकी सिविलाइजेशन डेवलप हुई, जब उसमें लॉ एंड ऑर्डर डेवलप हुआ, तभी उसको लैंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कहा जा सकता है। तो ये यहाँ पर ऑल अलोंग मीनिंगफुल नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, सिंटैक्टिकली ये सेलिब्रेटेड के बाद में लिखा हुआ होना चाहिए था, क्योंकि एडवर्ब टाइम है। तो यहां से हमें दो क्लू मिलते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो गया। तीसरे वाले ऑप्शन को देख लेते हैं, हैज बीन फार टू लॉन्ग सेलिब्रेटेड। फार टू लॉन्ग, फार टू लॉन्ग को पकड़ के चल लेते हैं। फार टू लॉन्ग का मतलब क्या है? देखिए ये एडवर्ब मैं डिटेल में इसलिए समझा देता हूं कि चलो ये सेंटेंस तो ठीक है, आगे भी इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आएंगे, इन एडवर्ब का यूसेज आएगा। कभी ये
क्लोज टेस्ट में आ जाएंगे, कभी ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि किस एडवर्ब का क्या मीनिंग है, क्या फंक्शन है, किस तरह से उसका किसी सेंटेंस में यूसेज है, वो किस तरह की स्ट्रक्चर को अपने साथ लेकर चलता है। देखिए मैंने लिखा फार टू लॉन्ग, इसको जरा ध्यान से देख लो। लॉन्ग जो वर्ड है मैंने अभी अभी समझाया है कि वो एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है, और दोनों ही सूरतों में टाइम को रिफर करते हुए, टाइम के लार्ज ड्यूरेशन या लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम को रिफर करते हुए, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम को रिफर करते हुए एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। अब लॉन्ग को अगर एडजेक्टिव कंसीडर करोगे तो भी एडवर्ब टू उससे पहले लगाया जा सकता है। लॉन्ग को अगर एडवर्ब की तरह कंसीडर करोगे, लॉन्ग को अगर आप एडवर्ब की तरह किसी सेंटेंस में लगाते हो तो भी टू एडवर्ब उस एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आ सकता है, क्योंकि जो एडवर्ब होते हैं वो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब तीनों को मॉडिफाई कर सकते हैं। मीनिंगफुल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, स्ट्रक्चर में सिमेंटिकली सही हो, सिंटैक्टिकली सही हो। तो जो टू एडवर्ब है, लॉन्ग एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, लॉन्ग एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंटैक्टिकली सही है। अब देखिए जो टू एडवर्ब है ये यूज क्यों किया जाता है? ये यूज किया जाता है एक ऐसी डिग्री को रिफर करने के लिए जो डिग्री मोर देन डिजायरेबल हो। मोर देन डिजायरेबल डिग्री को रिफर करने के लिए, किसी एक्सेसिव डिग्री को रिफर करने के लिए हम टू एडवर्ब का इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारी डिजायरेबल डिग्री थी ये, और हमने इससे मोर देन डिग्री को रिफर करना है, मोर देन डिजायरेबल डिग्री को रिफर करना है, तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ऐसी टूटी फूटी भाषा में टू का इस्तेमाल किया जाता है एक ऐसी डिग्री को रिफर करने के लिए जो मोर देन डिजायरेबल हो, मोर देन नेसेसरी हो, मोर देन रीजनेबल हो, मोर देन रिक्वायर्ड हो। ये टू पर मैं पहले भी काफी चर्चा कर चुका हूं, तो चीजें जो है समझ में आपको पकड़ में आ रही होंगी। टू को यूज किया जाता है एक ऐसी डिग्री को रिफर करने के लिए जो मोर देन डिजायरेबल हो, जो मोर देन डिजायरेबल हो, डिजायरेबल जो मोर देन डिजायरेबल, नेसेसरी या रिक्वायर्ड हो, ऐसे लिख देता हूं, या रिक्वायर्ड हो। ठीक है, अब देखो लॉन्ग पीरियड को मॉडिफाई कर रहा है टू, यानी कि टू लॉन्ग एक ऐसे पीरियड को रिफर कर रहा है जो कि मोर देन डिजायरेबली लॉन्ग हो। जितना लॉन्ग होना चाहिए था उससे ज्यादा लॉन्ग अगर है, मतलब एक इस तरह समझिए कि मैंने कोई वीडियो बनाई, और वो वीडियो 20 मिनट की होनी चाहिए थी, लेकिन वीडियो बनी 27 मिनट की, तो आप इसको क्या कह सकते हैं? मतलब आपकी डिजायरेबल डिग्री थी, रिक्वायर्ड डिग्री थी, नेसेसरी डिग्री थी कि वो 20 मिनट की हो। मैंने आपसे पूछा कितनी देर की वीडियो बनाऊं, तो आपने बोला सर 20 मिनट की वीडियो बनाओ, इससे ज्यादा की मत बनाना। तो आपकी रिक्वायर्ड या डिजायरेबल डिग्री है, अमाउंट ऑफ टाइम है, अमाउंट ऑफ पीरियड है 20, लेकिन मैंने डाल दी 27 मिनट की वीडियो बनाकर, तो आप इसको क्या कह सकते हैं? टू लॉन्ग कह सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं दिस वीडियो इज टू लॉन्ग। तो टू यहां पर क्या रिफर कर रहा है? मोर देन डिजायरेबल अमाउंट ऑफ टाइम को। टू लॉन्ग यहां पर ये स्ट्रक्चर ये केवल फार को भी छोड़ दो, टू लॉन्ग यहां पर रिफर कर रहा है मोर देन डिजायरेबल अमाउंट ऑफ टाइम को। केवल टू लॉन्ग भी आपको कहीं, ये इसलिए इतना खोल के पढ़ा रहा हूं क्योंकि देखो टू लॉन्ग क्या रिफर कर रहा है और फार टू लॉन्ग। एक वीडियो इसी पर बना सकता था, मैं एक वीडियो में ये लिख सकता था टू लॉन्ग वर्सेस फार टू लॉन्ग। लो अभी बन गई एक वीडियो। टू लॉन्ग रिफर कर रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, एक लेंथी पीरियड को, लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम को, पीरियड टाइम के लार्ज अमाउंट को रिफर कर रहा है, और टू रिफर कर रहा है मोर देन डिजायरेबल को, और टू ने मॉडिफाई किया लॉन्ग को। तो टू लॉन्ग जो एडवर्ब फ्रेज हो गई, या एडजेक्टिव फ्रेज भी इसको कंसीडर किया जा सकता है अगर लॉन्ग को एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करोगे। टू लॉन्ग रिफर कर रही है एक मोर देन डिजायरेबल अमाउंट ऑफ टाइम को, या लॉन्गर देन रिक्वायर्ड टाइम। मैं यहां पर लिखूं लार्जर या मोर देन डिजायरेबल अमाउंट ऑफ टाइम।
डिजायरेबल अमाउंट ऑफ टाइम को रिफर करने के लिए, वापस आते हैं सेंटेंस पर, नहीं पिछले वाले पेज पर चलते हैं। अब देखो टू ने एक एक्सेसिवनेस को दिखा दिया, चूंकि मोर देन डिजायरेबल या अमाउंट ऑफ टाइम को रिफर करता है, तो ये कहा जा सकता है कि टू एक्सेसिव डिग्री को रिफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी बात को दूसरे शब्दों में कह रहा हूं कि टू एक्सेसिव डिग्री को रिफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिफर करने के लिए। इसी बात को दूसरे शब्दों में, छोटे शब्दों में, ब्रीफ में ये कह रहा हूं। अब देखो टू ने एक एक्सेसिव डिग्री को रिफर कर दिया, तो हमने फार को क्यों लगाया और ये फार को लगाने की जरूरत क्या पड़ी? फार किस तरह से, फार भी एक एडवर्ब है, और फार किस तरह से टू को इंटेंसिफाई कर रहा है, और जब वो टू को इंटेंसिफाई कर रहा है या टू को मॉडिफाई कर रहा है, तो किस तरह का मीनिंग ऐड कर रहा है फ्रेज में, और टू लॉन्ग और फार टू लॉन्ग किस तरह से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। देखिए फार का जो फंक्शन है या फार का जो मीनिंग है वो कुछ इस तरह का है कि फार रिफर करता है डिस्टेंट को, कोई चीज दूर हो, लेकिन डिस्टेंट या कोई चीज दूर हो सकती है स्पेस के रेस्पेक्ट में। अगर आपका दोस्त आपसे बहुत दूर रहता है तो आप उसको कह सकते हैं सी लिव्ड फार, ठीक है, बहुत दूर रहती है। कोई चीज दूर हो सकती है, डिस्टेंट हो सकती है टाइम के रेस्पेक्ट में। कोई चीज दूर हो सकती है, डिस्टेंट हो सकती है स्कोप में। स्कोप भी तो होता है चीजों का, दायरा। कोई चीज दायरे से बहुत बाहर है तो आप उसको डिस्टेंट कह सकते हैं। तो फार रिफर करता है डिस्टेंट इन टाइम, स्पेस और स्कोप। अब देखो स्पेस और स्कोप का तो है कंटेक्स्ट है नहीं, या कंटेक्स्ट चल रहा है टाइम का, तो टाइम के कंटेक्स्ट में ही फार को आता हुआ या माना जा सकता है। अब जब फार ने टू को मॉडिफाई किया, टू बता रहा था एक एक्सेसिवनेस को, फार ने उसी एक्सेसिवनेस को और डिस्टेंट कर दिया। टू बता रहा था एक मोर देन डिजायरेबल डिग्री को, फार ने उस मोर देन डिजायरेबल डिग्री को और ज्यादा वाइड कर दिया, और ज्यादा उसको दूर फेंक दिया। यानी कि अगर आपने 20 मिनट की वीडियो मुझसे मांगी थी, आपकी डिजायरेबल या रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम जो था पीरियड, वीडियो की पीरियड ऑफ टाइम का वो 20 मिनट का था, और मैंने 27 मिनट की बना दी, तो आप कह सकते हैं टू लॉन्ग। 21 मिनट की बना दी तो भी आप टू लॉन्ग कह सकते हैं। लेकिन 20 मिनट की वीडियो की जगह मैंने आपको बना के दे दी 80 मिनट की वीडियो, तो अब ये टू लॉन्ग नहीं है, फार टू लॉन्ग है। इस बात को समझ रहे हैं? ये जो टू जिस एक्सेसिव डिग्री को रिफर कर रहा था, उसी एक्सेसिव डिग्री को फर्दर इंटेंसिफाई करने के लिए हमने फार एडवर्ब को लगाया है। और यही डिफरेंस है टू लॉन्ग में और फार टू लॉन्ग में। फार टू लॉन्ग जैसे जिस प्रकार से टू लॉन्ग रिफर कर रहा था एक लार्जर या मोर देन डिजायरेबल अमाउंट ऑफ टाइम को रिफर करने के लिए, उसी तरह से फार टू लॉन्ग रिफर करता है अ लॉट larger amount, a lot larger than desirable amount of time को रिफर करने के लिए। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो इसी बात को अलग अलग शब्दों में बार बार घुमा के बताता रहूं तो टाइम ही जाएगा उसका, टाइम को रिफर करने के लिए। ये मोर देन डिजायरेबल या लार्जर अमाउंट ऑफ टाइम को रिफर करने के लिए अ लॉट लार्जर, बहुत ज्यादा, जितने रिक्वायर्ड थी, जितना वीडियो रिक्वायर्ड थी, 20 मिनट की वीडियो रिक्वायर्ड थी, आपने 80 मिनट की बना दी। मैं करता हूँ ना, 1 घंटे 45 मिनट की बना देता हूँ। बच्चे कहते हैं कि सर बहुत बड़ी है, तो 5 सेंटेंस 1 घंटा 50 मिनट में। तो इसी चीज को रिफर करने के लिए आप फार टू लॉन्ग लगा सकते हो। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आप मेरे लेक्चर को, जो आपके हिसाब से 20 मिनट का होना चाहिए, लेकिन वो है क्या, 1 घंटे 55 मिनट का, 1 घंटे 55 मिनट का, तो आप उसको कह सकते हो द लेक्चर वाज फार टू लॉन्ग। लॉन्ग यहां पर आपने एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब लगा रखी है, तो आपको एडजेक्टिव चाहिए कॉम्प्लीमेंट के रूप में। टू यहाँ पे आपने इसको एडवर्ब लगा दिया इसकी एक्सेसिव डिग्री को रिफर करने के लिए, और फार एक और एडवर्ब लगाया आपने इसी एक्सेसिवनेस को फर्दर इंटेंसिफाई करने के लिए, फर्दर दूर करने के लिए, फर्दर डिस्टेंट कर देने के लिए।
इस तरह से आपने फार टू लॉन्ग को एक एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में इस्तेमाल कर लिया। एक सेंटेंस मैंने लिखा, सी वेटेड फार टू लॉन्ग। अब यहां पर फार टू लॉन्ग को आपने एक एडवर्ब फ्रेज की तरह इस्तेमाल कर लिया। ये हो गया एडवर्ब फ्रेज। इंट्रांजिटिव वर्ब लगी है, ये इसके बारे में टाइम को रिफर कर रही है। सी वेटेड फार टू लॉन्ग, तो फार टू लॉन्ग का मतलब क्या है, ये आपको कंटेक्स्ट से, फंक्शन से, सिंटेक्स से समझ में आने लगा है। अब देख लेते हैं यहाँ पर, क्या इस फार टू लॉन्ग को मैं यहाँ पर लगा दूं तो सेंटेंस मीनिंगफुल है, या मीनिंगफुल है तो क्या वो उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश कर रहा है जिस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए सेंटेंस को लिखा गया था। फार टू लॉन्ग क्या रिफर कर रहा है, डेनमार्क हैज फार टू लॉन्ग सेलिब्रेटेड एज ए लैंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मतलब एक लेंथी, बहुत लेंथी पीरियड ऑफ टाइम के लिए डेनमार्क सेलिब्रेट किया गया है ए लॉ ऑफ लैंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। क्या कोई ऐसा है कि यहाँ पर कोई ऐसा कंटेक्स्ट है कि उसको 50 ईयर तक जो है लैंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कंसीडर किया जाना था, लेकिन उसको 500 साल के लिए कर दिया गया, तो आप इसको रिफर करने के लिए फार टू लॉन्ग लगा दो? नहीं, ऐसा कोई कंटेक्स्ट यहाँ पर नहीं है। ना ही हम यहाँ पर फार टू लॉन्ग को लिखेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश कर रहा है जिस मीनिंग को कन्वे करने के लिए यहाँ पर लिखा जा रहा है। एक्चुअली में लॉन्ग यहाँ पर लगाया गया है, लॉन्ग सेलिब्रेटेड यहाँ पर लगाया गया है इस सेलिब्रेट को, टाइम को रिफर करने के लिए, और लॉन्ग का मतलब यहाँ पर है फॉर ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत समय से, बहुत लंबे समय से जो है लॉन्ग को, बहुत लंबे समय से जो है डेनमार्क को लैंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कहा जा रहा है। अब कितने समय से, इसका कोई रेफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर सही सही हो जाना था नो इम्प्रूवमेंट, ये मीनिंगफुल नहीं है। एट्टी 85 पर चल लेते हैं। क्या लिखा है, इफ यू आर एवर इन चेन्नई यू कम एंड सी मी। देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस लगाए गए हैं। कंडीशनल क्लोज जो है इफ कंजंक्शन से स्टार्ट की जाती है। इफ कंजंक्शन जो है क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी लगाया जा सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने देखा होगा इफ और वेदर आ जाते हैं। दूसरा कंडीशनल को, कंडीशन, किसी कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी लगाया जाता है। अब यहाँ पर जो कंडीशन इंट्रोड्यूस की जा रही है वो लगी हुई है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इफ यू आर एवर इन चेन्नई। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर कंडीशन है तो ये होती है प्रोबेबल कंडीशन, क्योंकि आप एक ऐसी कंडीशन बता रहे हो जो फ्यूचर में पॉसिबल है, जो हो सकती है। जब ये कंडीशन पॉसिबल है तो यहाँ पर जो लिखा है ये रिजल्ट भी इसी कंडीशन में पॉसिबल होता है। अगर ये कंडीशन प्रोबेबल है तो ये जो रिजल्ट है, ये जो लिखा रहता है यहाँ पर, ये इस कंडीशन पे डिपेंड करता है। कंडीशन अगर फुलफिल हो सकती है तो रिजल्ट भी फुलफिल, ये रिजल्ट भी आ सकता है। तो यहाँ पर यू कमेंट सी मी लगाने की जरूरत नहीं थी। देखो यहाँ पर मोस्ट केसेस में आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, विल, शैल, मे, कैन, इस तरह के मोडाल लगेंगे। इस तरह के मोडाल लिखे हुए मिलते हैं क्योंकि विल और शैल विलिंगनेस को, सेल बता देता है कि फ्यूचर के टाइम पर, फ्यूचर के पॉइंट पर कोई एक्शन होगा, मे पॉसिबिलिटी को बता देता है, कैन किसी परमिशन या एबिलिटी को एक्सप्रेस कर देता है। तो यहाँ पर इस तरह के मोडाल इसलिए लिखे हुए मिलते हैं क्योंकि हमारी कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और प्रेजेंट इंडेफिनिट की कंडीशन ये रिफर करती है कि ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है। कंडीशन फुलफिल हो सकती है तो रिजल्ट भी आ सकता है, और इस रिजल्ट के आने की पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए ही ये वाले मोडाल लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई मोडाल कोई ऑप्शन में है नहीं और यहाँ पर भी मोडाल गायब है। अब देखो हम यहाँ पर काम चलाएंगे इम्परेटिव स्ट्रक्चर से। जो इम्परेटिव स्ट्रक्चर होती हैं, जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो किसी टेंस को तो रिफर करते हैं नहीं, लेकिन वो मूड को रिफर करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ ओपन द डोर, तुम मेरे बोलने के बाद ही आप डोर को ओपन करोगे। तो ओपन द डोर, ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है, ये जो इम्परेटिव क्लोज है, इसका कोई टेंस नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग या इसका इफेक्ट फ्यूचर में चला जाता है। क्योंकि मैं जब बोलूंगा ओपन द डोर, मैंने प्रेजेंट के टाइम पर इसको बोला, तो मेरे बोलने, अगर तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो करोगे तो मेरे ऑर्डर को फॉलो करने के बाद या मेरे बोलने के बाद ही इस एक्शन को तुम करोगे। तो मेरे ओपन द डोर सेंटेंस का जो इफेक्ट है, जो मीनिंग है, वो फ्यूचर में चला जाता है। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस को फ्यूचर इंटेंडेड कहा जा सकता है क्योंकि इनका इफेक्ट, ये जिस एक्टिविटी को करने की बात की जा रही है, जो ऑर्डर दिया जा रहा है, वो उसका इफेक्ट, उसका मीनिंग फ्यूचर में है।
तो ये मोडाल तो यहाँ पर लगा नहीं सकते, ऑप्शन में ही नहीं है, तो इंपेरेटिव क्लोज लगाओ ना, कम एंड सी में लगा दो कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो फ्यूचर में ये कर देना। ठीक है, अगर कंडीशन ये फुलफिल हो जाती है तो फ्यूचर में आप ये कर देना। इस तरह का ऑर्डर दिया जा रहा, ऑर्डर ही है ये एक। तो यहां पर क्या हो जाना था, फोर्थ ऑप्शन हो जाना था। यू केम एंड सी मी, ये तो आएगा ही नहीं। कम सी मी, इसका कोई मतलब नहीं है, कम इंट्रांजिटिव वर्ब है, फिर एक और वर्ब लिख दी, पता नहीं सिंटैक्टिकली गलत है। ये भी सिंटैक्टिकली देखो, ये अगर आपको आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट अगर एकदम क्लियर है ना, तो ऑप्शंस को तो आप ऐसे एलिमिनेट कर दोगे। यहाँ पर केम यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जोड़ी गई है, किससे जोड़ी गई है, एंड कंजंक्शन से, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ता है, केम को सो से जोड़ता है, यहाँ पर से होता। तो ये वाली जो फ्रेज लिखी हुई है, ये जो क्लोज लिखी हुई है, सिंटैक्टिकली गलत है, ये भी सिंटैक्टिकली गलत है, सिंटैक्टिकली सही ये वाली है। और देखिए इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव जो क्लोज होती है, उसमें सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि वो एक डायरेक्ट ऑर्डर, डायरेक्ट एडवाइस, डायरेक्ट रिक्वेस्ट होते हैं। आप जिसको ऑर्डर कर रहे हैं, आप जिसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जिसको एडवाइस कर रहे हैं, आप जिसको सजेशन दे रहे हैं, वो आपके सामने खड़ा है। अगर आपका दोस्त आपके सामने खड़ा है तो आप उसका नाम लेते हो क्या? आप कहते हो यहाँ वहां जा, ये बंद कर। समझ रहे हैं मेरी बात को? सब्जेक्ट लगाने की इसीलिए जरूरत नहीं होती क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो लिसनर होता है, वो आपके सामने खड़ा होता है। ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन होते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आपको सब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे ऑर्डर दे दो। तो इसीलिए मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इसलिए यहां से ये यू हट जाएगा, या फिर इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 का 4। 86 पर चल लेते हैं। क्या लिखा है, इफ यू डोंट लाइक मैथमेटिक्स एट स्कूल, यू डोंट लाइक इट एट कॉलेज टू। फिर से एक कंडीशनल क्लोज दी गई है आपको, ये कंडीशनल इफ कंजंक्शन के द्वारा एक कंडीशन को लगाया गया है। इफ यू डोंट लाइक मैथमेटिक्स एट स्कूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस आपको, नेगेटिव स्ट्रक्चर आपके सामने लिखी गई है कंडीशन बनाकर। कंडीशन क्या है, इफ यू डोंट लाइक मैथमेटिक्स, यू सब्जेक्ट हो गया, डोंट लाइक हेल्पिंग वर्ब, लाइक मेन वर्ब हो गई, और मेन वर्ब ट्रांजिटिव नेचर की है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया मैथमेटिक्स। एट प्रीपोजिशन हो गई, उस प्लेस को रिफर करने के लिए, उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल, एक प्लेस को रिफर कर रहा है। तो ये जो कंडीशन लिखी गई है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि फ्यूचर में हो सकती है। ये जिसका जो रिजल्ट होगा वो फ्यूचर में पॉसिबल है, एक प्रोबेबल सिचुएशन है। ये जो सिचुएशन आपके सामने लिखी गई है, ये एक प्रोबेबल सिचुएशन है। प्रोबेबल सिचुएशन का जो रिजल्ट होता है वो फ्यूचर में कंप्लीट हो जाता है। अब फ्यूचर में अगर कंप्लीट हो जाता है तो आपको उस प्रोबेबिलिटी या उस पॉसिबिलिटी को इस रिजल्ट में भी दिखाना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो कंडीशन होता है, या जो कंडीशन है जो कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, एक्चुअली में कंडीशन टेंस नहीं हो, टेंस एक्सप्रेस नहीं करते, कंडीशन भी एक तरह का मूड ही होती है। तो कंडीशनल जो सेंटेंस होता है अगर उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने यूज किया है तो इसका मतलब आप एक प्रोबेबिलिटी को या पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, एक पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। और जब कंडीशन प्रोबेबल है, कंडीशन हो सकती है, कंडीशन का होना पॉसिबल है, तो जो उसका रिजल्ट है वो भी पॉसिबल है। तो उस पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए डोंट नहीं, मे नोट लगाओ, और मे नोट है आपके तीसरे वाले ऑप्शन में। हैव नोट नहीं आएगा, ये तो परफेक्शन को दिखाता है। यू आर नॉट लाइकिंग, देखिए हेल्पिंग वर्ब आर और प्लस लाइकिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये तो सिंटैक्टिकली गलत है। मैं चिल्ला चिल्ला कर बता चुका हूं कि लाइक एक स्टेटिव वर्ब है, वो तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब की तरह आ ही नहीं सकती, कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती। तो ये सिंटैक्टिव भी गलत है और यहाँ पर सिमेंटिकली भी गलत हो जाएगा। तो 86 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। 87 पर चल लेते हैं। वी नीड अ कार्डिगन, आर यू एबल टू निट। दोनों अलग अलग सेंटेंस है। पहले यहाँ पर इस कंटेक्स्ट को जनरेट किया गया है, फिर उसकी के बारे में एक इंफॉर्मेशन को, एक क्वेश्चन को पूछा गया है। क्या लिखा हुआ है, वी नीड अ कार्डिगन। वी यहाँ पर प्रोनाउन सब्जेक्ट हो गया, नीड यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया अ कार्डिगन। आर यू एबल टू निट इट, आर यहाँ पर देखिए
आर यू एबल टू नेट इट, यू सब्जेक्ट हो गया और एबल एडजेक्टिव हो गया और आर यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हो रही है। और एबिलिटी को बताने के लिए किस चीज में एबिलिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है, 2+V1 आ गया एडवर्ब के रूप में। पहली बात तो ये समझिए कि डिड है ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। और दूसरी बात ये समझिए कि जो आर यू एबल है, ये जो एबल एडजेक्टिव है, ये एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए लगाया गया है। और एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास एक मोडाल होता है कैन, जो कि लगा हुआ है फोर्थ ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन को कैन से स्टार्ट किया गया है एबिलिटी को, किसी की एबिलिटी के बारे में क्वेश्चन करने के लिए। आप किसी पर्सन की यानी कि यू की एबिलिटी के बारे में इंटेरोगेट कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपने कैन लगाया। कैन यू निट, सब्जेक्ट आ गया, चूंकि इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है तो हम इन्वर्टेड फॉर्म यूज करते हैं। निट हो गई ट्रांजिटिव वर्ब और इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया। आप यहाँ पर इस ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ भी इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी गलत हो गया। और दूसरा फिर यहाँ पर विल मोडाल की आवश्यकता नहीं थी। और निटिंग, यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है निटिंग और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी हटा दो। तो इसका सही इंप्रूवमेंट हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपने एडजेक्टिव न लिखकर कैन का इस्तेमाल कर लिया और निट ट्रांजिटिव वर्ब थी, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, ऑब्जेक्ट भी इसी ऑप्शन में लिखा है। तो 87 का हो जाएगा 4 ऑप्शन। 88 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, आफ्टर माई ग्रेजुएशन माई अंकल सजेस्टेड टू मी टू गेट ए जॉब इन अ बैंक। ठीक है, देखिए आफ्टर जो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है आपका, ये प्रीपोजिशन हो गया और प्रीपोजिशन के बाद हो गया इसका ऑब्जेक्ट। अब ये आफ्टर में ग्रेजुएशन, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज लगी है, मैंने आपको समझाया है कि प्रीपोजिशनल एडजेक्टिव या एडवर्ब के फंक्शन में आ जाती है। तो ये एक तरीके से एडवर्ब के फंक्शन में है। एडवर्ब के फंक्शन में ऐसे है क्योंकि ये जो सजेस्टेड है, ये सजेस्टेड के इनडेफिनिट टाइम को रिफर कर रही है। नहीं सॉरी, सजेस्टेड के नहीं, टू गेट ए जॉब के। ये जो टू गेट ए जॉब वाली जो इन्फिनेटिव में जो नॉन फाइनाइट वर्ब लगी हुई है टू गेट, तो ये गेट के इनडेफिनिट टाइम को रिफर कर रही है कि ये जो जॉब गेट करनी है कब करनी है, ग्रेजुएशन के बाद करनी है। तो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है गेट के टाइम को, गेट के इंडेफिनिट टाइम को रिफर करती हुई पाई जाती है, इसलिए इसको एडवर्ब टाइम कंसीडर किया जा सकता है उस गेट वर्ब के लिए। प्रीपोजिशनल फ्रेज से सेंटेंस स्टार्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माई अंकल यहाँ पर नाउन हो गया जो कि निश्चित तौर पर सब्जेक्ट के फंक्शन में होगा। सजेस्टेड या मैं कहूँ सजेस्ट, ये जो सजेस्ट वर्ब है ये एक ऐसी वर्ब है, चलो इसके बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली में सजेस्ट की हेल्प से मैं आपको 50 वर्ब के बारे में बताने वाला हूँ। सजेस्ट का एक ऐसा, सजेस्ट का नेचर क्या है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, किस तरह के कंटेक्स्ट में किस तरह की स्ट्रक्चर को हम सजेस्ट वर्ब के साथ यूज करते हैं। इस सजेस्ट की हेल्प से ये सब बताने वाला हूँ और इसके जैसी कई एक वर्ब से आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। तो ये एक वर्ब के बारे में नहीं, एक सेंटेंस के बारे में नहीं, लगभग 50, 100, 200 सेंटेंस के बारे में एक ही बार में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। देखिए जो सजेस्ट वर्ब है, ये सजेस्ट जो वर्ब है ये मोनोट्रांजिटिव वर्ब है। मोनोट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेती है, और ये जो सजेस्ट वर्ब है ये एक ऐसी वर्ब है जो ऑब्जेक्ट के रूप में व्हाट के रिप्लाई को ले लेती है। मतलब ये जो थिंग्स है, थिंग्स यानी कि क्या सजेस्ट किया गया, क्या इंफॉर्मेशन, क्या एक्टिविटी, क्या चीज सजेस्ट की गई, उसके लिए यानी कि व्हाट के रिप्लाई के लिए ये जो है ट्रांजिटिव है। थिंग्स के लिए या व्हाट के रिप्लाई के लिए, व्हाट के रिप्लाई के लिए ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। लेकिन किसी पर्सन के लिए, किसको सजेस्ट किया गया, किसी पर्सन के लिए यानी कि हुम के रिप्लाई के लिए, किसको हुम का हिंदी मतलब ही तो किसको है, ऐसे ही समझ लिया करो यार। यानी कि पर्सन के लिए यानी कि किसको सजेस्ट किया गया, मतलब हुम के रिप्लाई के लिए ये इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। अब एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने लिखा सी सजेस्टेड
एन आइसक्रीम फॉर डिनर। सजेस्टेड ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। और ये ऑब्जेक्ट है क्या? कोई थिंग है। और थिंग क्या होती है? व्हाट का रिप्लाई होती है कि उसने क्या सजेस्ट किया। इस प्रकार से यहाँ पर जो सजेस्ट है वो इस तरह की स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी, सजेस्ट समथिंग। अब आप इस समथिंग की जगह, आपने यहाँ पे समथिंग की जगह एक नाउन फ्रेज लिखी हुई है, लेकिन आप इस समथिंग की जगह एक डेट क्लोज भी लिख सकते हैं। डेट क्लोज भी लिख सकते हैं भाई, अगर वो ट्रांजिटिव है सजेस्ट, तो उस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ये डेट क्लोज भी हो सकती है। ये डेट क्लोज भी हो सकती है, जिसको हम नाउन क्लोज कह सकते हैं, क्योंकि सजेस्ट ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रही है। आप लिख सकते हैं सी सजेस्टेड दैट वी शुड टेक आइसक्रीम फॉर डिनर। ठीक है, तो यहां पर सजेस्टेड ट्रांजिटिव वर्ब हो गई और इसका ऑब्जेक्ट हो गया डेट क्लोज। इस तरह से हम सजेस्ट को जो है ट्रांजिटिवली यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस करना है, जिस पर्सन को सजेस्ट किया गया, भाई सी ने सजेस्ट किया है, तो पेड़ पौधों को तो कर नहीं दिया होगा, अपने जूते चप्पलों को तो सजेस्ट कर नहीं दिया होगा, या भगवान को तो सजेस्ट कर नहीं दिया होगा। कोई पर्सन होगा, उसके चारों तरफ उसके अंकल, उसकी बहन, उसका भाई, उसकी बेटी, कोई भी हो सकती है जिसको सजेस्ट किया होगा। अगर हमें उस पर्सन को इंट्रोड्यूस करना है तो उस पर्सन को लिखने के लिए हमें टू प्रीपोजिशन लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सजेस्ट जो वर्ब है वो पर्सन के लिए, किसी हुम के रिप्लाई के लिए ट्रांजिटिव नहीं है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखूंगा सी सजेस्टेड एन आइसक्रीम टू मी। ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, उसके बाद लिखा हुआ उसका ऑब्जेक्ट और ये प्रीपोजिशन, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। यानी कि इस पर्सन को लिखना तो मैंने प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाई। देखो पता है आइसक्रीम ना मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन को काउंटेबल मानना सही नहीं है, इसलिए मैं यहां से एन हटा देता हूं, यहां से भी एन हटा ही देता हूं। यहां नहीं लिखा मैंने, यहां से आइसक्रीम, वाटर, मिल्क, ये क्या है? फूड। मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। आइसक्रीम के साथ आप एन नहीं लगा सकते। अ कोन ऑफ आइसक्रीम, या अ बार ऑफ आइसक्रीम, या अ पैकेट ऑफ आइसक्रीम, या अ बाउल ऑफ आइसक्रीम, ये सही रहेगा। कोई बात नहीं, चीजें कई बार दिमाग से कोई और कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तो इस तरह की चीजें जो है इधर उधर हो जाती हैं। सी सजेस्टेड आइसक्रीम टू मी, यहां पर क्या स्ट्रक्चर हमने यूज की? सजेस्ट समथिंग टू समवन। अब एक सेंटेंस मैंने लिखा सी सजेस्टेड टू मी टू टेक आइसक्रीम। अब देखो सजेस्टेड तो अभी भी ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कहां चला गया? टू टेक आइसक्रीम। ये इन्फिनिटिव इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस टू प्रीपोजिशन फ्रेज को मुझे शुरू में लगाना पड़ा, प्रीपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट। अब देखो इस सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है? सजेस्ट यहां भी ट्रांजिटिवली यूज हो रही है, यहां भी ट्रांजिटिवली यूज हो रही है। यहां पर इसका ऑब्जेक्ट आइसक्रीम था, यहां पर इसका ऑब्जेक्ट टू टेक, यानी कि एक एक्टिविटी था, एक इन्फिनिटिव बना दिया हमने। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, सी सजेस्टेड टू टेक आइसक्रीम, टू टेक आइसक्रीम टू अस। ऐसे क्यों नहीं लिखा मैंने? या टू मी, मी चल रहा है ना, तो मी लिखो। टू मी को मैं पहले क्यों ले गया? वो इसलिए क्योंकि अगर इस प्रीपोजिशनल फ्रेज को, टू मी को मैं इन्फिनिटिव के बाद में लगाता तो कंफ्यूजन ये हो जाता कि टू मी इस टेक के मीनिंग से रिलेट कर रही है, टेक वर्ब से रिलेवेंट है, या सजेस्टेड से रिलेवेंट है। समझ रहे हैं ना? इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा घुमाया और इस प्रीपोजिशन फ्रेज टू मी को सजेस्ट के पास ले गया और टू टेक आइसक्रीम के दायरे से बाहर कर दिया। अगर मैं शुरू में इस ट्रांजिटिव वर्ब का तरीका, फंडामेंटल्स यही कहते हैं कि सजेस्टेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके सीधे बाद उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और उसका ऑब्जेक्ट हो रहा था ये इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब टू टेक आइसक्रीम, तो इसको लिखा जाना चाहिए था, और टू मी प्रीपोजिशनल फ्रेज को बाद में लिखा जाना था, जैसे यहां पर हुआ। लेकिन यहां पे जो ऑब्जेक्ट था वो एक नाउन फ्रेज थी,
और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो एक वर्ब फ्रेज है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो कंफ्यूजन यहाँ पर ये हो जाता, डाउट यहाँ पर ये आ जाता सुनने वाले के दिमाग में कि ये जो टू मी है टेक के मीनिंग से रिलेट हो रहा है या सजेस्ट के मीनिंग से रिलेट हो रहा है। तो इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम टू मी को पहले लिख देते हैं। तो ऐसे अगर आपको लिखा हुआ मिले बहुत सारी वर्ब के साथ तो समझ जाना कि हम किस कंफ्यूजन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिस प्रकार से हमने यहाँ पर इन्फिनेटिव लिख दिया, ऑब्जेक्ट के रूप में डेट क्लोज भी लगाई जा सकती है। शी सजेस्टेड टू मी डेट वी शुड टेक आइसक्रीम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रक्चर हो गया सजेस्ट टू समवन समथिंग, उसकी जगह डेट क्लोज लग गई। अब देखो ये एक्चुअली में ये वर्ब का मीनिंग, उसका फंक्शन या उसका नेचर डिसाइड करता है कि वो अपने बाद पर्सन को ऑब्जेक्ट के रूप में ले सकती है या थिंग को ऑब्जेक्ट के रूप में ले सकती है, या किसी पर्सन को लिखने के लिए हमें टू प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। बहुत सारी वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट ले लेती हैं, पर्सन को भी ले लेती हैं, थिंग को भी ले लेती हैं। बहुत सारी वर्ब ऐसी होंगी जो अपने बाद एक ही ऑब्जेक्ट लेंगी, लेकिन पर्सन को भी ले लेंगी और थिंग को भी ले लेंगी, लेकिन लेंगी एक ही। बहुत सारी वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने ऑब्जेक्ट के रूप में केवल पर्सन को ले सकती है। बहुत सारी वर्ब ऐसी मिलेंगी जो अपने ऑब्जेक्ट के रूप में केवल थिंग्स को ले सकती है। तो जब आप किसी वर्ब की ट्रांजिटिविटी इंट्रांजिटिविटी को देखें तो आप उसके मीनिंग को समझकर ये पता लगाने की कोशिश करें कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा। पहले कितने ऑब्जेक्ट होंगे, एक ऑब्जेक्ट होगा या दो ऑब्जेक्ट होंगे, मोनो ट्रांजिटिव होगी या डाई ट्रांजिटिव होगी, और डाई ट्रांजिटिव होगी तो क्या स्ट्रक्चर होगी, मोनो ट्रांजिटिव होगी तो क्या स्ट्रक्चर होगी, और मोनो ट्रांजिटिव होगी यानी कि एक ऑब्जेक्ट लेगी तो वो एक ऑब्जेक्ट भी पर्सन को लेगी या थिंग को लेगी या दोनों को ले सकती है अलग अलग टाइम पे। मैंने यहाँ पर कुछ वर्ब्स आपके लिए लगवाई हुई हैं। तो अगर पहले सेंटेंस को सही कर लेते हैं, सजेस्ट के सामने देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस सजेस्ट जो है मैंने क्या बताया, इंट्रांजिटिव है पर्सन के रिप्लाई के लिए, और उसके बाद लगा हुआ है इन्फिनिटिव, इसीलिए टू मी को पहले लिखा गया। टू गेट ए जॉब इन बैंक सही है। गेट यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब थी तो उसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया और इन प्रीपोजिशन लगा दिया उस गेट के प्लेस को रिफर करने के लिए ये प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गई, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी ये गलत हो रहा है, सजेस्टेड मी गेटिंग ए जॉब, सजेस्ट के सीधे बाद मी लिखा हुआ है, नहीं होना चाहिए था। यहाँ भी सजेस्ट के सीधे बाद मी लिखा हुआ है, जबकि पर्सन के लिए तो इंट्रांजिटिव है, ये ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गए। अच्छा, सजेस्टेड टू मी यहाँ पर सही किया है, लेकिन यहाँ पर गेटिंग ए जॉब लगा दिया। अब गेटिंग जो है इसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, जबकि गेटिंग था क्या, सजेस्ट का ऑब्जेक्ट था, तो ये भी इसलिए गलत हो गया। तो सही है इसका नो इम्प्रूवमेंट। 88 का दूसरा हो गया नो इम्प्रूवमेंट। और हम बात कर रहे थे ऐसी वर्ब्स पर जो अपने बाद पर्सन को ऑब्जेक्ट के रूप में ले सकती हैं, या कुछ ऐसी वर्ब जो अपने बाद पर्सन को ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं ले सकती। तो मैंने आपके लिए जो है पूरी लिस्ट यहाँ पर बनवाई है। ये मुख्य मुख्य वर्ब्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती रहती हैं, इन पर जरा ध्यान देंगे। देखो ये वो वर्ब मैंने लिखी है, वो वर्ब मैंने यहाँ पे लिखी है जो एक पर्सन को ऑब्जेक्ट के रूप में ले सकती है। इसमें से कुछ यहाँ पर डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, जैसे कि ये 3 वर्ब यहाँ पर लिखी हुई है, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब की स्ट्रक्चर क्या होगी, पहले इनके बाद आएगा ये मेरे ख्याल से ब्लू वाला विजिबल नहीं है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब की स्ट्रक्चर क्या होगी, यहाँ पर वर्ब लिखी होगी और वर्ब के बाद आएगा पहले नंबर का ऑब्जेक्ट, और वो पहले नंबर का ऑब्जेक्ट कौन होगा, पर्सन, और दूसरा आएगा क्या, दूसरे नंबर का ऑब्जेक्ट, और वो दूसरे नंबर का ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो होगा थिंग। लेकिन अगर हमने इस स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, अगर हम थिंग को पहले लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद अगर आप यहाँ समझा देता हूँ। देखो डाई ट्रांजिटिव वर्ब की स्ट्रक्चर क्या होती है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब की स्ट्रक्चर क्या होती है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब की स्ट्रक्चर होती है उसके बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं। पहला जो ऑब्जेक्ट होगा वो पर्सन होगा, ऑब्जेक्ट नंबर 1, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा जो दूसरे नंबर पे आएगा वो क्या होगा, कोई थिंग होगी। लेकिन अगर हमने इस स्ट्रक्चर को बदल दिया, हमने यहाँ पर थिंग को लिख दिया और हाँ यहाँ पर हम पर्सन को लिखना चाहते हैं,
तो उसके बाद वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब मोनो ट्रांजिटिविटी दिखाने लगती है। वो क्या हो जाती है? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। यही डाई ट्रांजिटिव वर्ब मोनो ट्रांजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। इस स्ट्रक्चर, जब हम इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, अगर हमने थिंग को पहले लिख दिया, पर्सन को बाद में, तो उसकी डाई ट्रांजिटिविटी खत्म हो जाती है, फिर वो मोनो ट्रांजिटिव हो जाती है और अपने बाद सिर्फ वो थिंग्स को ले सकती है, क्योंकि थिंग जो होते हैं ना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं, इसीलिए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं। और पर्सन को लिखने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? टू प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रीपोजिशन के बाद ही इसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो ये तीनों क्या है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, इनको याद रखना। टेल, आस्क, बैग। और भी हो सकती हैं, जैसे जैसे आती रहेंगी। ऑर्डर और एडवाइस भी डाई ट्रांजिटिव हो सकती है, मोनो ट्रांजिटिव भी हो सकती हैं और इन ट्रांजिटिव भी हो सकती है। मैंने इनके सामने लिखा हुआ है। ये सारी की सारी वो वर्ब है जो अपने बाद पर्सन को ऑब्जेक्ट के रूप में ले सकती है। टू को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टू को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टू को लिखने की आवश्यकता तब पड़ रही है जब डाई ट्रांजिटिव वर्ब को हम ये दोनों ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को पलट दे रहे हैं। लेकिन अगर हम सही स्ट्रक्चर में लिखे, यूजुअल नॉर्मल स्ट्रक्चर में लिखे, तो सीधे इसके बाद पर्सन आ जाएगा। मतलब ये सारी की सारी वो वर्ब है, जब ये ट्रांजिटिविटी दिखाती है तो इनके बाद सीधे पर्सन आ जाएगा, टू लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सारी की सारी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। इन्फॉर्म, अप्राइज, रिक्वेस्ट, थैंक, फॉरबिड, अलाउ, अश्योर, प्रोमिस, ये भी सारी की सारी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। वेलकम, कॉम्प्लीमेंट, कॉन्ग्रेचुलेट, फोन, रिमाइंड, विश। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। इसके बाद हमारी अगली स्लाइड है ऐसी वर्ब्स पर जो अपने बाद एक पर्सन को ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं ले सकती। कोई भी पर्सन उनके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता। अब पर्सन से मतलब क्या है? कोई नाम होगा, राम, सीता, राम, राधा हो सकता है, या पर्सन को रिफर करने वाला कोई पर्सनल प्रोनाउन हो सकता है। यू हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, आई हो सकता है, मी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो यू होगा, शी थोड़ी होगा, हर होगा, ही थोड़ी होगा, हिम होगा, दे थोड़ी होगा, देम होगा। तो इनको ये ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं ले सकती, टू प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। अब देखो मैंने से पे लिखा है। से एक ऐसी वर्ब है जो कि मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन उसकी ट्रांजिटिविटी नजर आती है, उसकी ट्रांजिटिविटी का फंक्शन नजर आता है थिंग्स पर। आपने जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट करे होंगे तो से के बाद सेट टू मी लगाया जाता है या से टू मी लगाया जाता है, लेकिन वो क्या, कहा के लिए, थिंग्स के लिए, उस इंफॉर्मेशन के लिए ट्रांजिटिव है। तो ये सारी की सारी ऐसी वर्ब है जो व्हाट के रिप्लाई के लिए, यानी कि थिंग्स के लिए, उस इंफॉर्मेशन के लिए तो ट्रांजिटिव है, लेकिन किसी पर्सन के लिए, किससे कहा गया या किसी पर्सन को अगर ये वो इंफॉर्मेशन दी गई, उसके लिए इंट्रांजिटिव है। आपको टू प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। कौन कौन सी वर्ब है? ये सारी की सारी कम्युनिकेशन वर्ब है। पिछली स्लाइड में भी जो मैंने आपको बताई है वो सारी की सारी कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्ब है। टेल, आस्क, बैग, ऑर्डर, एडवाइस, इन्फॉर्म, अप्राइज, रिक्वेस्ट, सारी की सारी कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्ब है। रिपोर्ट, ये वो वर्ब है जो अपने बाद पर्सन को ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं ले सकती। से, रिपोर्ट, प्रपोज, रिग्रेट, अपोलोजाइज, अनाउंस, प्रे, प्लीड, अपील, स्पीक, लिसन, टॉक, राइट, कंप्लेन, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब। इनका जो है एक बार दोनों की दोनों स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, ये आपकी बहुत काम की इंफॉर्मेशन है। पहले आप इसका लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट जाता हूं, फिर अब आप इसका ले लें। ये वो वर्ब है जो अपने बाद पर्सन को ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं ले सकती। और ये हो गया है तो फिर अब अगली स्लाइड पर चलें, अगले क्वेश्चन पर चलें। आई एग्रीड टू मीट हिम एट द कैफेटेरिया एट 9। देखिए आई हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, एग्रीड यहाँ पर मेन वर्ब है, और ये जो एग्री है ये भी इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो ऑब्जेक्ट इसके बाद आएगा नहीं। और यहाँ पर ये जो टू मीट लिखा गया है, टू प्लस V1 इन्फिनेटिव लिखा गया है, और ये इन्फिनेटिव लिखा गया है एग्री का पर्पस बताने के लिए, यानी कि ये वाई का रिप्लाई है। इसको मैं कहता हूँ एडवर्ब ऑफ रीजन या एडवर्ब ऑफ पर्पस। मीट चूंकि ये टू मीट चूंकि एक नॉन फाइनाइट वर्ब था तो वर्ब का एट्रीब्यूट चेक किए तो मीट होगी ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया। एट
देखो मीट के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, जो चीजें मेरे सामने आ जाती है तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता, लेक्चर चाहे 10-15 मिनट और बड़ा हो जाए। ये जो मीट वर्ब है ट्रांजिटिव भी हो जाती है, इंट्रांजिटिव भी हो जाती है। जैसे मैंने लिखा सी मेट हर फादर यस्टरडे, तो यहाँ पे जो मेट है वो ट्रांजिटिव है और इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा गया है। फिर एक सेंटेंस मैंने लिखा सी मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे। यहाँ पे जो मेट है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और इस इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। उस ऑब्जेक्ट को अगर हमने लिखना था तो हमने विद प्रीपोजिशन लगाकर लिखा, उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया एन एक्सीडेंट। देखो मेट वर्ब ट्रांजिटिव होती है जब वो एक इंटेंशनल एक्ट को रिफर करे, इंटेंशनल एक्ट को रिफर करे। मेट वर्ब या मीट वर्ब इंट्रांजिटिव हो जाएगी अगर वो किसी अनइंटेंशनल एक्ट को रिफर करे। ये जो एक्सीडेंट है इंटेंशनली तो ऐसा तो गई नहीं होगी, चलो आज नहा धो के चलते हैं एक्सीडेंट करवाएंगे, एक्सीडेंट से मिलेंगे, तो ये क्या हो गया, एक अनइंटेंशनल एक्ट हो गया। तो अगर इनडेलिबरेट या अनइंटेंशनल एक्ट है, अगर अनइंटेंशनल एक्ट है, अनइंटेंशनल एक्ट है, तो ये जो मेट वर्ब है क्या हो जाती है, इंट्रांजिटिव हो जाती है। इतनी बात ध्यान रखना, यहां से एरर आ जाती है मीट से, इस कॉन्सेप्ट से। तो सही है, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा इसका। आई एग्रीड मीट हिम, एग्रीड के बाद तुरंत एक वर्ब लगा दी, समझ भी नहीं आ रहा कौन सी मेन वर्ब है कौन सी नॉन फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट वर्ब है तो ये तो बेस फॉर्म में आ ही नहीं सकती थी, मीटिंग टू मीट जैसा कुछ तो होता। आई एग्रीड टू हैव मीट, देखो यहाँ पर जो है इन्फिनिटिव को परफेक्ट इन्फिनिटिव लगा दिया, इन्फिनिटिव का यहाँ पर कर दिया परफेक्ट इन्फिनिटिव। परफेक्ट इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव की परफेक्ट फॉर्म दिखाते हैं, और परफेक्ट फॉर्म चाहे मेन वर्ब की हो या नॉन फाइनाइट वर्ब की हो, वो कंप्लीशन दिखाती है, और कंप्लीशन दिखा रही है इस मेट का या मीट वाली एक्टिविटी का एग्रीड से पहले की। जब एग्रीड वाली एक्टिविटी हुई उससे पहले ही ये मीट वाली मिलने वाली एक्टिविटी कंप्लीट हो गई थी, यानी कि पहले वो मिली फिर उसके बाद उसने एग्री किया, मिलना नहीं, मीनिंगफुल नहीं है, खत्म। जब मीनिंगफुल नहीं है तो गलत। अब यहाँ पे एग्रीड को फिर ट्रांजिटिवली यूज कर लिया, ऐसे लग रहा है जैसे एग्री यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिख दो। ट्रांजिटिव तो है ही नहीं, वो इंट्रांजिटिव है। फोर्थ, नो इम्प्रूवमेंट। 90 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, आई लाइक द वॉयलिन बट फाउंड इट रादर एक्सपेंसिव टू बाय। कितनी भी मुश्किल स्ट्रक्चर हो, कितनी भी आसान स्ट्रक्चर हो, आपको अपने फंडामेंटल्स का साथ नहीं छोड़ना है। आपको अपने सेंसेस पर, अपनी क्यूरियोसिटी पर, अपने दिमाग पर, अपने सोचने समझने की क्षमता पर भरोसा करना है। आपको दिमाग लगाना है, आपको ऑब्जर्व करना है, आपको सोचना है शांत दिमाग से बैठकर। मेरे सामने कभी कभी कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी आए हैं जिनको लेकर मैं पूरे दिन बैठा रहा हूँ, सोचता रहा हूँ, समझता रहा हूँ। कई बार गूगल किया, गूगल पे हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही तो गूगल पे इंफॉर्मेशन डालते हैं, तो कई बार गूगल पे हमें रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। कई बार हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, हम जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहे होते हैं वो गूगल पे नहीं मिलता। वहाँ हमें हमारे दिमाग को लगाना है, शांत बैठना है, शांत बैठकर सोचते रहिए, समझते रहिए, चीजें क्लियर होंगी। एक बार चीजें क्लियर हो गई तो फिर बस जीवन भर के लिए क्लियर हो गई। ठीक है। आई लाइक द वॉयलिन बट फाउंड इट रादर एक्सपेंसिव टू बाय। आई यहाँ पर प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है, लाइक यहाँ पर मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है, ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया द वॉयलिन। बट यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को लगाया गया है दो वर्ब फ्रेजेस को जोड़ने के लिए, लाइक को और फाउंड को जोड़ा जा रहा है। देखिए बट कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है और ये कॉन्ट्रास्टिंग इन्फॉर्मेशन को, ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को जोड़ता है कि ऐसा भी है और इसके अपोजिट ऐसा भी है। तो बट यहाँ पर कंजंक्शन हो गया जो दो वर्ब्स को जोड़ने के लिए लगाया गया है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं, फ्रेजेस को भी जोड़ सकते हैं, क्लोजेस को भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर लाइक द वॉयलिन बट फाउंड, फाउंड फिर से एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया इट।
इट यूज किया गया है वॉयलिन के लिए। फाउंड इट रादर एक्सपेंसिव। अब देखो ये जो फाइंड वर्ब है ना, ये एक ऐसी वर्ब है, ये एक ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है और उसके बाद लिखा हो सकता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस पर मैंने पूरा का पूरा लेक्चर डाला हुआ है और कई बार इस कॉन्सेप्ट को मैं इन सेशंस की, ये जो हमारा किरण पब्लिकेशन पर सेशन चल रहे हैं चार तरह के, 4 कैटेगरी के, इन सेशंस में भी, इन लेक्चर्स में भी इस कॉन्सेप्ट को मैं कई बार समझा चुका हूँ कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास ऐसी होती हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है और उसके बाद लिखा रहता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ और नहीं बल्कि ये जो ऑब्जेक्ट लिखा गया है इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन है और ये है एक तरह का कॉम्प्लीमेंट, पूरक। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक, जो किसी के मीनिंग को पूरा करे। चूंकि ऑब्जेक्ट के मीनिंग में 4 चांद लगा रहा है, उसके मीनिंग को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर रहा है, उसके मीनिंग के बारे में कुछ बता रहा है, तो इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह दिया। चूंकि ऑब्जेक्ट निश्चित तौर पर ही कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, तो उसका जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो निश्चित तौर पर ही ऐसा होता है जो नाउन प्रोनाउन के लिए आ सकता हो। और नाउन प्रोनाउन के लिए कोई नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, कोई नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव में लिखा हुआ मिलेगा, तो फाउंड इट रादर एक्सपेंसिव। रादर क्या है, एडवर्ब हो गया, और एक्सपेंसिव लगा है इस इट के लिए, इस इट ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि वॉयलिन के लिए, वॉयलिन के लिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और एक्सपेंसिव है क्या, वैसे तो एडजेक्टिव है। टू बाई हो गया, यहाँ पर टू बाई हो गया इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव का आपको पता है एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकते हैं। अब बस हमें ये देखना है कि इसका फंक्शन क्या है, किसके लिए आया है, एक्सपेंसिव के लिए आया है ना, एक्सपेंसिव के बारे में बताने के लिए। और एक्सपेंसिव है एक तरह का एडजेक्टिव, तो इसको एडवर्ब भी कंसीडर कर लो, ठीक है। अब एक वर्ड बचा रैदर। मैं जब तक रैदर के बारे में आपको बता नहीं दूंगा, या रादर के जो भी कहते हैं इसको, रैदर रादर जो भी कहते हैं, जब तक मैं इसके बारे में बता नहीं दूंगा मुझे चैन पड़ेगा नहीं। रैदर वर्ड एक एडवर्ब है, वैसे तो ये काफी, इसके और भी वेरियस यूसेज हो सकते हैं, कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन 2 मुख्य यूसेज हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार दिए जाते हैं, या जो बहुत ज्यादा कॉमन है। 98% जो है रादर इन्हीं 2 यूसेज में जो है फंक्शन में किसी स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा। पहला तो यूसेज ये है कि ये किसी प्रीफरेंस को शो करने के लिए, किसी प्रीफरेंस को दिखाने के लिए यूज किया सकता है। रादर एक एडवर्ब है, किसी प्रीफरेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। प्रीफरेंस को एक्सप्रेस करने के लिए ये यहाँ पर वुड के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल से मैंने लिखा आई वुड रादर गो होम देन, से हम वो दूसरा ऑप्शन लिख रहे हैं जिस ऑप्शन को छोड़कर प्रीफर किया हमने घर जाने को। आई वुड रादर गो होम, वुड रादर का यहाँ पर जो कंबाइंड मीनिंग है वो क्या हो गया, आई प्रीफर गो होम देन स्टे हेयर। देन को यहाँ पर कंजंक्शन की तरह आता हो, मान लो गो और स्टे को जोड़ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एक तो घर जाओ या फिर यहाँ पर रुक जाओ, तो हमने कौन सा वाला प्रीफर किया, ये। इस तरह की प्रेफरेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम रादर का प्रयोग कर लेते हैं। रादर यहाँ पर एडवर्ब है। दूसरा फंक्शन और दूसरा मीनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। दूसरे मीनिंग में रादर एक मॉडरेटर की तरह काम करता है, या किसी डिग्री को मॉडरेट करने के लिए, किसी डिग्री को मॉडरेट करने के लिए, मॉडरेट करने का मतलब है उसको लेस इंटेंसिव कर देना, उसको कम कर देना, थोड़ा सा घटा देना। कोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, तुमने उसको शांत कर दिया, क्या कर दिया तुमने, उसको मॉडरेट कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहां पर लिखा द मूवी इज रादर इंटरेस्टिंग। द मूवी इज रादर इंटरेस्टिंग मतलब इंटरेस्टिंग क्या है, एक तरह की जो है कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है मूवी का और लिंकिंग वर्ब से जोड़ा गया है।
तो अगर मैंने रादर एडवर्ब को इंटरेस्टिंग से पहले लगा दिया, इसका मतलब मैं इंटरेस्टिंग की डिग्री को थोड़ा सा मॉडरेट कर रहा हूं। और इस फंक्शन में ये जो रादर होता है टू अ स्लाइट डिग्री, यहां लिख देता हूं। इस फंक्शन में जो रादर होता है वो टू अ स्लाइट डिग्री, इस तरह के मीनिंग को रिफर करता है, टू अ स्लाइट डिग्री या टू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट या डिग्री। मतलब ये जो सेंटेंस लगा है इसमें रादर लगाकर मैं जो इंटरेस्टिंग की डिग्री को मॉडरेट कर रहा हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मूवी को पूरी तरह से कंप्लीट तरीके से इंटरेस्टिंग कंसीडर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत जो है वो इंटरेस्टिंग है। यानी कि मैंने उसकी इंटरेस्टिंग होने की डिग्री को, उसके एक्सटेंट को कम कर दिया, एक स्लाइट डिग्री तक, कुछ हद तक वो इंटरेस्टिंग है, ये कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो इसी मीनिंग में आपका यूसेज, आपका जो रादर है यहां पर यूज हुआ है। तो एक्सपेंसिव तो कहा जा रहा है, लेकिन रादर एक्सपेंसिव मतलब एक स्लाइट डिग्री तक उसको एक्सपेंसिव कंसीडर किया जा सकता है, कुछ हद तक जो है उसको एक्सपेंसिव कंसीडर किया जा सकता है। इस मीनिंग को रिफर करने के लिए रादर को यहाँ पर यूज किया जा रहा है। तो क्या हो जाना चाहिए था इसका, आई लाइक द वॉयलिन बट फाउंड इट रादर एक्सपेंसिव टू बाई। मेरे ख्याल से तो नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था। बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। फाउंड इट सो एक्सपेंसिव टू बाई, देखिए जब हम सो लगाते हैं तो एक इंडिकेटेड डिग्री को रिफर करते हैं, और इंडिकेटेड डिग्री को जब रिफर करते हैं तो हम एक डेट क्लोज लगाते हैं उस इंडिकेटेड डिग्री को बताने के लिए। डेट क्लोज लगाई नहीं, आपने टू बाई लगा दी, तो ये तो गलत हो गया, नो इम्प्रूवमेंट इसका सही होगा। फाउंड इट हार्डली एक्सपेंसिव टू बाई, देखिए हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, और ये एडवर्ब डिग्री होता है। यहाँ हम उसको रादर एक्सपेंसिव कह रहे थे कि एक स्लाइट डिग्री तक वो एक्सपेंसिव है, यानी कि पॉजिटिव हो रहे थे, यहाँ हमने उसको बिल्कुल नेगेटिव कर दिया, ऑलमोस्ट नॉट। तो ये भी यहाँ पर मीनिंगफुल नहीं रहा, चेंज हो गया। फाउंड इट समवेयर एक्सपेंसिव टू बाई, ये जो समवेयर है ये तो एडवर्ब डिग्री है ही नहीं, ये तो एडवर्ब प्लेस है, ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट ले गया बात को। तो 90 का हो गया दूसरा, नो इम्प्रूवमेंट। 91 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, हैव यू गॉट गुड टीचर्स व्हेन यू वर एट स्कूल। ठीक है, हैव यू गॉट गुड टीचर्स व्हेन यू वर एट स्कूल, यहां से स्टार्ट करो। देखिए जो व्हेन है, व्हेन एडवर्ब भी हो जाता है और कंजंक्शन भी हो जाता है, लेकिन एडवर्ब हो या कंजंक्शन हो, होता है टाइम रिलेवेंट फंक्शन में, टाइम को ही रिफर करता है। तो व्हेन को यहाँ पर लगाया गया है कंजंक्शन के रूप में, और इस कंजंक्शन ने जोड़ा है इस क्लोज को, इस सबऑर्डिनेट क्लोज को। व्हेन कंजंक्शन जिस क्लोज को जोड़ता है उस क्लोज के द्वारा टाइम को रिफर करता है, और किसके टाइम को रिफर करता है, मेन वर्ब के टाइम को रिफर करता है। तो व्हेन कंजंक्शन के द्वारा जो जोड़ी जा रही है क्लोज, उसको व्हेन क्लोज कहा जा सकता है, चूंकि व्हेन कंजंक्शन से जोड़ी जा रही है, लेकिन ये है क्या, टाइम को रिफर कर रही है। तो एक तरीके से ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज है। तो इस टाइम क्लोज के हिसाब से मेन वर्ब का टेंस डिसाइड होगा। जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है वो डिसाइड करते हैं कि मेन वर्ब का टेंस क्या होना है। तो मेन वर्ब का टेंस क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट लगा रखा है, टाइम रिफर कर रहे हो आप पास्ट का, लगा रखा आपने प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ है पास्ट। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 91 का दूसरा, डिड यू हैव। डिड यू हैव, हैव यहाँ पर मेन वर्ब हो गई जो कि एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है गुड टीचर्स, टीचर्स नाउन हो गया, गुड एडजेक्टिव हो गया। 91 का दूसरा ऑप्शन। 92 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, वी हैव सो मैनी टू डू एंड सो लिटिल टाइम। देख लेते हैं। देखिए वी प्रोनाउन हो गया, एक्चुअली में ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं सामने तब मुझे लगता है कि कुछ फायदा है दिमाग लगाने का। वी प्रोनाउन आ गया, ये सब्जेक्ट हो गया, हैव यहाँ पर मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है ट्रांजिटिव नेचर की। हैव के बारे में आपने पढ़ा होगा, जब हैव मेन वर्ब होती है तो एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा होना चाहिए था। तो आगे क्या लिखा हुआ है ये, चलो इस बात को यही छोड़ रहा हूं क्योंकि इस बात का जवाब अभी थोड़ी देर बाद में मिलेगा। सो मैनी को देख लेते हैं। देखो सो मैनी काउंटेबल थिंग्स को रिफर करता है। सो मैनी जो है
वो काउंटेबल, ये जो मैनी मैनी जो वर्ड है ये काउंटेबल थिंग्स को रिफर करता है, काउंटेबल थिंग को रिफर करता है। और यहां पर ये जो टू डू है, ये इसका मतलब अगर हम किसी चीज को करने की बात कर रहे हैं तो वर्क को ही रिफर करेगा। मतलब अगर हम किसी चीज को करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम काम की बात कर रहे हैं। और मैनी काउंटेबल होता है, मैनी काउंटेबल नाउन को रिफर करता है और हम काम को रिफर कर रहे हैं, काम तो अनकाउंटेबल होता है। तो मीनिंग के हिसाब से अगर किसी बच्चे को सिंटैक्टिकली ये सेंटेंस समझ में ना आए तो वो इसको सही कर सकता था कि अगर हम किसी चीज को करने की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ही हम कोई काम होगा जिसको करने की बात कर रहे हैं, और काम अनकाउंटेबल होता है। तो सो मैनी नहीं, सच मैनी नहीं, यहां पर आना चाहिए था सो मच। किसी बच्चे को अगर ये सेंटेंस सिंटैक्टिकली समझ में ना आए तो भी वो सो मच लगाकर इस ऑप्शन को ठीक कर सकता था। एज मच नहीं लगा सकते क्योंकि एज जो है कंपेयर एडवर्ब डिग्री जब होता है तो एक कंपैरिजन के सेंस में होता है, किसी और के डिग्री से कंपेयर करता है, इसीलिए उसके साथ वो दूसरा वाला एज आ जाता है प्रीपोजिशन बनकर। तो एज मच भी नहीं हो सकता, कोई कंपेरिजन यहाँ पर नहीं किया जा रहा। सच मैनी भी नहीं हो सकता क्योंकि सच का मीनिंग भी अधूरा रहता है, सच के साथ भी हमें कोई इंफॉर्मेशन आगे को लिखनी पड़ती है। यहां पर हो जाना चाहिए था तीसरा ऑप्शन सो मच, क्योंकि टू डू से हमें पता चल रहा है कि किसी काम की बात हो रही है, किसी काम को करने की बात हो रही है, और काम होता है अनकाउंटेबल, तो उसको मैनी ना लिख के मच लिखो, सो मच लिखो। मच लगाया जाता है अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए। लेकिन क्या मैं यहीं पर सेंटेंस को छोड़ के चला जाऊं? क्या अभी तक मैंने इसका सिंटैक्टिकल एनालिसिस किया? क्या आपको यह पता है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब थी, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ गया? क्या आपको पता है कि मच किस किस फंक्शन में हो सकता है? क्या आपको पता है कि सो यहाँ किस फंक्शन में है? क्या आपको पता है कि टू डू यहाँ पर इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव नाउन हो रहा है, एडजेक्टिव हो रहा है, एडवर्ब हो रहा है? नहीं पता। इस सेंटेंस को सिंटैक्टिकली एनालाइज करना बहुत जरूरी है। मैं इसके स्ट्रक्चर को इस तरह से आपके सामने रखने वाला हूं कि आपके कान खड़े हो जाएंगे। जरा देखिए यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को लेकर यहां आ जाते हैं। केवल इतना ही लिख लेते हैं, वी हैव सो मच टू डू। हर बार मैं इधर से स्टार्ट करता हूं, इस बार पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं। कई बार जो है पीछे से भी चीजों को करना चाहिए। वी हैव सो मच टू डू। देखिए टू डू है ये 2 + V1 यानी कि इन्फिनेटिव है, आपको पता है। और इन्फिनेटिव यहां पर एडवर्ब के फंक्शन में आया हुआ लग रहा है। एडवर्ब के फंक्शन में है ये एक्चुअली में जो भी चीज हैव की गई है उसको हैव करने का, उसको ऑन करने का, हैव करने का पर्पस यहां पर बता रहा है। एक तरीके से यहां पर ये वाई का रिप्लाई है और एडवर्ब रीजन बता रहा है कि हमारे पास जो भी काम है वो क्यों है, क्योंकि उसे करना है। तो एडवर्ब रीजन यहां पर इसको कहा जा सकता है। ये हो गया इन्फिनेटिव, यानी कि इसको उस हैव के लिए आता हुआ माना जा सकता है। अब देखो मच की अगर मैं बात करूं तो मच जो वर्ड है वो प्रोनाउन भी हो जाता है, वो डिटर्मिनर भी हो जाता है, वो एडवर्ब भी हो जाता है। जब मच एडवर्ब होता है तो एडवर्ब डिग्री होता है, एक्चुअली वो किसी की अमाउंट को रिफर कर रहा होता है, जो किसी की अमाउंट को, किसी अनकाउंटेबल थिंग्स की अमाउंट को रिफर कर रहा होता है, इसीलिए उसको एडवर्ब कंसीडर किया जाता है। किसी अमाउंट को, किसी एक्सटेंट को, किसी की डिग्री को, या कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कि डिग्री में, एक्सटेंट में बहुत ज्यादा, उसको रिफर कर देता है मच। मतलब एडवर्ब डिग्री के फंक्शन में होता है। अब जब ये सो होता है ये भी एक एडवर्ब डिग्री ही है, और हैव का आपको पता है ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद अपने बाद उसका ऑब्जेक्ट होगा ही। प्रोनाउन बी को छोड़ दो, अभी ये तो सब्जेक्ट ही है, इसको बाद में देख लेंगे। अब जरा एक एक फंक्शन को जरा सर्टेन करने की कोशिश करते हैं, इन सारी पॉसिबिलिटीज को खत्म करते हैं। सो कंजंक्शन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो कंजंक्शन होगा नहीं। देखो टू डू इन्फिनेटिव वो तो पक्का हो गया कि वो एक एडवर्ब रीजन है। मच को अगर प्रोनाउन कंसीडर करेंगे तो मच को ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद लिखे जाने वाला। अगर आप ये कहते हो कि सर मच यहाँ पर एक प्रोनाउन है, वो एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और मच रिफर कर रहा है अनकाउंटेबल थिंग की अमाउंट को, बहुत ज्यादा होगी तो हमने उसको मच से रिफर कर दिया।
तो हम इस मच को प्रोनाउन कंसीडर कर सकते हैं, और प्रोनाउन हो सकता है तो वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, और ऑब्जेक्ट अगर हो सकता है तो उस हैव ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। लेकिन इसको मच को तो ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लोगे, लेकिन क्या सो एडवर्ब किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी प्रोनाउन के लिए आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट की तरह यानी कि प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल ही नहीं हुआ। मच को अगर आप प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लोगे तो सो जो लिखा हुआ है वो सिंटैक्टिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि सो एक एडवर्ब है जो कि किसी प्रोनाउन के लिए, किसी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के लिए नहीं आ सकता। ठीक है। अब मच को अगर आप डिटर्मिनर कंसीडर करोगे तो आपको पता है कि डिटर्मिनर लगाए जाते हैं किसी नाउन से पहले। कहां है वो नाउन? वो नाउन यहां पर लिखा ही नहीं है। हालांकि 2+B1 एक इन्फिनेटिव लिखा है, लेकिन कोई बच्चा इसको वो नाउन कहने की कोशिश ना करे जिसको मच डिटरमाइन कर सकता है। मच, कोई स्टूडेंट ये कह सकता है कि सर मच को डिटर्मिनर कंसीडर कर लो, और टू डू ये इन्फिनेटिव लिखा है, इसको नाउन कंसीडर कर लो। बच्चा, मच जब डिटर्मिनर होता है तो किसी नाउन के अमाउंट को, किसी अनकाउंटेबल नाउन के अमाउंट को रिफर करता है। ये कोई अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, तो वो एक्टिविटी है ना। ये इसका मच या लेस कुछ नहीं हो सकता। तो मच को डिटर्मिनर भी कंसीडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके बाद वो नाउन नहीं लिखा है जिसको ये डिटरमाइन कर सकता। जब ये डिटर्मिनर होता तो इसको कहा जाता क्वांटिफायर, क्वांटिटी बता रहा है किसी नाउन की। लेकिन जिस नाउन की क्वांटिटी बताने के लिए आ सकता था वो नाउन ही नहीं है आपके सेंटेंस में, तो इसको क्वांटिफायर भी नहीं, मैं नहीं मानूंगा, ये पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। अब मच को मैं एडवर्ब कंसीडर कर सकता हूं, और ये एडवर्ब बता रहा है, ये मच जो है अगर एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है तो ये रिफर कर रहा है कि हमने जो हैव किया वो बहुत एक्सेस में हैव किया, उसकी एडवर्ब डिग्री को ये रिफर कर रहा है। अब हैव को अगर मैं मच को ये कह सकता हूं कि मच हैव के लिए एक तरह से एडवर्ब डिग्री हो रहा है कि जो भी हमने हैव किया, जो भी हमने ओन किया, जो भी हमारे पास है, उसको बहुत ज्यादा एक्सेस में, बहुत ज्यादा मात्रा में हमने हैव किया, तो मच हो गया एडवर्ब डिग्री, और सो उसकी इंडिकेटेड डिग्री को रिफर करने के लिए आ गया दूसरा एडवर्ब डिग्री। अब इस तरीके से थे ये सो मच तो जस्टिफाई हो गया, सो मच तो सिंटैक्टिकली जस्टिफाई हो गया, लेकिन उसके बाद आप इस हैव का क्या करोगे? हैव तो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट कहां गया? भाई सो मच को अगर आपने एडवर्ब कंसीडर कर लिया, और सो तो निश्चित रूप से ही उसके बाद उससे पहले लिखा हुआ एडवर्ब आ जाएगा, लेकिन इस हैव ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कहां गया? ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब, तीनों सिंटैक्टिकली जस्टिफाई होगा। ये एडवर्ब रीजन बताने के लिए, ये उस हैव की अमाउंट को या उसकी डिग्री को रिफर करने के लिए, सो फर्दर इसको मॉडिफाई करने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए आ गया मच, सो मच। कंटेक्स्ट पे हमने छोड़ दिया। सो का मीनिंग क्या है? सो एक इंडिकेटेड डिग्री को रिफर करता है, वो हमने कंटेक्स्ट पे छोड़ दिया, उस इंडिकेटेड डिग्री को बताना, वरना तो डैट वैट क्लोज लिख देते हैं हम। लेकिन हैव एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट कहां गया? है नहीं है, स्ट्रक्चर में गड़बड़। एक्चुअली में एक नाउन यहां पे होना चाहिए था जिसको स्पीकर ने हटा रखा है। एक्चुअली में ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वी हैव सो मच टू डू, या ये जो क्लोज लिखी हुई है वी हैव सो मच टू डू, ये एक तरह का कंटेक्चुअल सेंटेंस है। और कंटेक्चुअल सेंटेंस से मेरा मतलब है ये कि यहां पर ये जो टू डू इन्फिनेटिव है, ये टू डू इन्फिनेटिव ये भी रिफर कर रहा है, एक्चुअली में सेंटेंस को सही करने के लिए ये सेंटेंस होना चाहिए था, मैं आपको सही से बताऊं, ये सेंटेंस होना चाहिए था वी हैव सो मच वर्क टू डू, ये होना चाहिए था सही सेंटेंस। अब हैव हो गई एक ट्रांजिटिव वर्ब, और इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आ गया इसका ऑब्जेक्ट जो कि एक नाउन लिखा हुआ है, मच हो गया डिटर्मिनर या क्वांटिफायर, और इसके लिए आ गया सो, आ गया इसके लिए, इस डिटर्मिनर के लिए एडवर्ब, और टू डू इन्फिनेटिव लग गया। ये होना चाहिए था सही सेंटेंस। लेकिन क्या ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है ये गलत है? ये भी सही है। एक्चुअली में ये जो सेंटेंस होते हैं ना, ये कंटेक्चुअल सेंटेंस होते हैं।
इस सेंटेंस में ये जो टू डू इन्फिनेटिव लिखा हुआ है, ये इन्फिनेटिव ये भी रिफर कर देता है कि मच जिस क्वांटिटी को रिफर कर रहा है या जिसकी क्वांटिटी को रिफर कर रहा है वो नाउन क्या हो सकता है। तो यहां पर इस नाउन का मीनिंग टू डू पर या सेंटेंस के कंटेक्स्ट पर छोड़ दिया जाता है, कंटेक्स्ट के भरोसे छोड़ दिया जाता है। जैसे आप इस सेंटेंस को देखिए, मैंने लिखा आई हैव सो मच टू शेयर। अब ये जो टू शेयर है ये इनडायरेक्ट वे में रिफर कर रहा है किसी इंफॉर्मेशन को, इन टू शेयर का यहाँ पर एक्चुअल मीनिंग है इंफॉर्मेशन टू शेयर। और इसी इंफॉर्मेशन को जो कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में लिखा नहीं गया है, जिस वर्ड को, जिस नेसेसरी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को कंटेक्स्ट में छोड़ दिया गया है स्पीकर के द्वारा कि मैं लिसनर को बोलूंगा टू शेयर, और टू शेयर सुन के ही लिसनर के दिमाग में आएगा अरे यार कोई इंफॉर्मेशन ही होगी इसके पास जिसको शेयर करने की बात ये कर रहा है। जैसे ही स्पीकर टू शेयर बोलेगा लिसनर को, तो लिसनर को टू शेयर सुनते ही उसके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि किसी इंफॉर्मेशन को ही रिफर किया जा रहा है। तो उस रिलेवेंट नेसेसरी इंफॉर्मेशन को हटा दिया गया सेंटेंस के सिंटेक्स से, स्ट्रक्चर से, और छोड़ दिया गया उसके मीनिंग को कंटेक्स्ट पर। इनको कहा जाता है कंटेक्चुअल सेंटेंसेस। मतलब एक सेंटेंस का एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें किसी नेसेसरी इंफॉर्मेशन को एलिमिनेट कर दिया जाता है और उसका समझना या उसका सुनना या उसका बताना, उसका एक्सप्रेस करना छोड़ दिया जाता है सेंटेंस या सिचुएशन के कंटेक्स्ट पर। टू शेयर से, ये टू शेयर को पढ़ते ही सुनते ही लिसनर या रीडर के दिमाग में ये बात आ जाएगी कि किसी इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है, या किसी फूड की बात की जा रही है, या किसी मनी की बात की जा रही है जिसको शेयर करना है। और इस इंफॉर्मेशन, इस फूड, इस मनी को क्वांटिफाई करने के लिए लगाया गया है मच, और सो लगाया गया है इसके लिए एडवर्ब। तो एक नेसेसरी, एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को यहां से गलत कर दिया गया है। ग्रामर के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को वॉयलेट करता हुआ पाया जाता है। ये ग्रामर के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को वॉयलेट करता हुआ पाया जाता है स्ट्रक्चर, लेकिन एक्सेप्टेबल है क्योंकि मीनिंगफुल है। अगर आप किसी मीनिंग को कन्वे कर सकते हो तो सेंटेंस एक्सेप्ट हो जाता है, लोग उसको बोल सकते हैं, लोग उसको यूज कर सकते हैं। आई हैव सो मच टू शेयर मैं लिख सकता हूं। अच्छा, एक चीज और देखिए आपने, यहां पर इस सेंटेंस में, इस क्लोज में भी ये जो टू डू था आपका, डू भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट भी गायब है। एक्चुअली में वो ऑब्जेक्ट वो वर्क ही है जो उससे पहले लिखा होना चाहिए था और जिसके लिए ये क्वांटिफायर आया था। उसी प्रकार से ये जो शेयर है ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद भी ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। कहाँ है वो ऑब्जेक्ट? वो ऑब्जेक्ट, ये इंफॉर्मेशन, ये फूड, ये मनी है जिसको क्वांटिफाई करने के लिए मच लगाया गया है। उसी प्रकार से मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, आई हैव सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर। फॉर यहां पर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वो वर्ड है जिसको कंटेक्स्ट पर छोड़ दिया गया है, जिसके लिए ग्रेटफुल होने की बात की जा रही है, और उसी वर्ड को, जो कि निश्चित रूप से एक नाउन होगा, कोई अचीवमेंट होगी जिसके लिए ग्रेटफुल होना है, उसी नाउन को क्वांटिफाई करने के लिए क्वांटिफायर लगाया गया है। और हैव यहां पर भी ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद, जिसका ऑब्जेक्ट वो नाउन ही होना है जिस नाउन को एलिमिनेट कर दिया गया। तो हैव ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट एलिमिनेट किया गया। सो मच क्वांटिफायर जिस नाउन को क्वांटिफाई कर सकता था, सो मच डिटरमिनर जिस नाउन को डिटरमाइन कर सकता था, उसको हटा दिया गया। फॉर प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट था उसको हटा दिया गया। मतलब तीन तरीके से, तीन पर्सपेक्टिव से, तीन दिशाओं से जिस वर्ड की रिक्वायरमेंट थी उस वर्ड को कंटेक्स्ट पर छोड़ दिया गया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ये सही है, एक्सेप्टेबल है, ये है इस स्ट्रक्चर में। और देखो एक चीज और बताऊं आपको, यहां पर कोमा लगाया गया, एंड कंजंक्शन, उसके बाद लिखा गया सो लिटिल टाइम। टाइम नाउन हो गया, लिटिल हो गया एडजेक्टिव, सो हो गया एडवर्ब। तो एंड कंजंक्शन के द्वारा जो लिखा गया है वो ऑब्जेक्ट ही तो है इस हैव ट्रांजिटिव वर्ब का। हैव ट्रांजिटिव वर्ब के दो ऑब्जेक्ट थे, यहां पर था सो मैनी नहीं, सो मच वर्क, जिस वर्क को स्पीकर ने हटा दिया, कंटेक्स्ट पर छोड़ दिया। और दूसरा ऑब्जेक्ट था सो लिटिल टाइम। तो सो लिटिल टाइम को उसने एक नाउन फ्रेज बनाकर लिखा,
भाई सो लिटिल भी तो लिख सकता था, जैसे वहां पे सो मच लिख दिया, लेकिन यहां पर उसने पूरी की पूरी एक नाउन फ्रेज लिखी। लेकिन यहां पर उसने केवल और केवल वो क्वांटिफायर ही लिखा, उस वर्क को हटा दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि इस क्लोज में उस वर्क का रेफरेंस देने के लिए ये टू डू लगाया गया है, वो कंटेक्स्ट जनरेट किया गया है। टू डू को सुनते ही लिसनर ये बात समझ जाएगा कि किसी काम की बात हो रही है, किसी काम को रिफर किया जा रहा है। तो यहां पर वो कंटेक्स्ट दिया गया है इस इन्फिनेटिव के द्वारा, जिसकी वजह से वर्क का रेफरेंस आ जाता है और इस नेसेसरी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को, जो कि इसका ऑब्जेक्ट होती, इस क्वांटिफायर के लिए नाउन होती और इस डू का भी ऑब्जेक्ट होती, उसको हटा दिया गया। लेकिन यहां पर ऐसा कोई कंटेक्स्ट नहीं है, इन्फिनेटिव या ऐसा कुछ नहीं लगा, तो यहां पर उसने पूरी की पूरी नाउन फ्रेज को लिखा, ऑब्जेक्ट जो कि हो जाएगा हैव का। तो 92 का हो गया थर्ड ऑप्शन, ये इसकी स्ट्रक्चर थी। इसी तरह से जो है समझते रहेंगे चीजों को। एक सेंटेंस और बचा है हमारा, फटाफट इसको कर लेते हैं। 93, सी विल से सी हैज मनी टू स्पेयर, व्हाट वाज द यूज ऑफ आस्किंग हर। देखो दो अलग अलग सेंटेंस आपको दिए गए हैं। पहला सेंटेंस यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया अलग हो गया, दूसरा सेंटेंस ये लिखा है। पहले सेंटेंस में कंटेक्स्ट को जनरेट किया गया और दूसरा सेंटेंस उस कंटेक्स्ट पर आधारित है। पहले सेंटेंस में क्या है कंटेक्स्ट? सी विल से, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो गई, से हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब ट्रांजिटिव नेचर की है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा। क्या है ऑब्जेक्ट? वो पूरी की पूरी क्लोज। सी हैज मनी टू स्पेयर, डेट कंजंक्शन यहाँ पर होना चाहिए था लेकिन हटा दिया, कोई बात नहीं है, माफ कर देते हैं इसको। सी प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के फंक्शन में हो गया। हैज मनी, हैज यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब ट्रांजिटिव नेचर की, उसके बाद हो गया उसका ऑब्जेक्ट। टू स्पेयर यानी कि टू प्लस V1, इन्फिनेटिव यानी कि एडवर्ब हो गया। और ये स्पेयर का मतलब क्या है? स्पेयर जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है अवेलेबल बिकॉज इट इज एक्स्ट्रा। यहां पर देख लेते हैं, स्पेयर जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है अवेलेबल बिकॉज इट इज एक्स्ट्रा। बिकॉज इट इज एक्स्ट्रा, कोई चीज एक्स्ट्रा है और अवेलेबल है किसी को देने के लिए, किसी के यूज के लिए, तो आप इसको कह सकते हैं स्पेयर, जब ये एडजेक्टिव होता है। जब ये वर्ब होती है तो एक मतलब तो इसका होता है टू नॉट हर्ट और डिस्ट्रॉय समथिंग। कोई चीज पड़ी हुई है, आपने उसको खराब नहीं किया, रखा हुआ है, पड़े रहने दो, उसको करना, उसको स्पेयर कर दिया आपने। टू नॉट हर्ट और डिस्ट्रॉय समथिंग। एक इसका दूसरा मीनिंग हो जाता है और वो जाता है टू गिव समवन मनी, टाइम और स्पेस। किसी को पैसा, टाइम या स्पेस देना, स्पेयर करना होता है। तो वापस आते हैं, इसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए जो है स्पेयर को यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या है? सी हैज मनी टू स्पेयर, कि अगर हम उससे पूछेंगे तो कह देगी कि मेरे पास पैसे हैं तुम्हें देने के लिए, मना नहीं करेगी वो। तो इस सेंटेंस के द्वारा एक कंटेक्स्ट को जनरेट किया गया। उसके बाद लिखा गया व्हाट वाज द यूज ऑफ आस्किंग हर। देखिए व्हाट वाज द यूज, ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि ये एक तरह का इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। मैं इसका यूसेज बता देता हूँ, फंक्शन बता देता हूँ। एक फ्रेज होती है व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द यूज ऑफ। अब ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा, और वो ऑब्जेक्ट क्या होती है? कोई वर्ब होती है। और वर्ब क्यों? क्योंकि हमें किसी एक्शन को रिफर करना है, और चूंकि ऑब्जेक्ट बनाना है किसी वर्ब को, तो वर्ब जो है किसी जीरेंड फॉर्म में लिखी होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लिखी होती है सॉरी, मतलब कोई जीरेंड यहाँ पर लिखा होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ, जैसे आपके सेंटेंस में क्या लिखा है? आस्किंग हर। तो व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग इट या डूइंग दैट या आस्किंग हर या टेलिंग दैट, कुछ भी ऐसे यहाँ पर लिखा हो सकता है। ये जो फ्रेज है, ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ, इसका इस्तेमाल क्या है? ये व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रेज एक तरह का इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी सर्टेन एक्शन को परफॉर्म करने के बेनिफिट, पर्पस या वैल्यू से रिलेटेड डाउट एक्सप्रेस करने के लिए। हम किसी एक्शन को करना चाहते हैं या कोई व्यक्ति किसी एक्शन को करना चाहता है, परफॉर्म करना चाहता है, तो उस एक्शन को करने का बेनिफिट क्या है, उस एक्शन को करने का पर्पस क्या है, उस एक्शन को करने की वैल्यू क्या है,
इससे रिलेटेड अगर हमें कोई डाउट है, स्केप्टिसिज्म है, तो इस डाउट को एक्सप्रेस करने के लिए हम ऐसे करते हैं कि यार तुम ये करने वाले हो, लेकिन ऐसा करने का फायदा क्या है, पर्पस क्या है। ठीक है, इस तरह के मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम इस तरह की स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। तो मैं लिखवा देता हूं, एक तरह का इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, किसी सर्टेन एक्शन को परफॉर्म करने, किसी सर्टेन एक्शन को परफॉर्म करने का बेनिफिट, पर्पस या वैल्यू को डाउटफुल वे में एक्सप्रेस करने के लिए, किसी सर्टेन एक्शन को परफॉर्म करने का बेनिफिट क्या हो सकता है, उसका पर्पस क्या है, उसका वैल्यू क्या है, वैल्यू से रिलेटेड डाउट एक्सप्रेस करने के लिए, से रिलेटेड डाउट एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या सही ऑप्शन हो जाना था, व्हाट मस्ट बी द यूज, नहीं व्हाट इज द यूज, व्हाट वर द यूज भी नहीं, सही ऑप्शन हो जाना था तीसरा ऑप्शन, 93 का थर्ड। इसी तरह से जो है आपको दिमाग लगाना है, लॉजिकल रहना है, इन सेशंस को देखते रहिए, थोड़े बहुत लंबे हो जाते हैं चूंकि कॉन्सेप्ट अच्छे खासे आ जाते हैं सेंटेंसेस के बीच में। स्किप करना जरूरी नहीं है, समय देना जरूरी है, बड़ी चीजें करने के लिए समय देना पड़ता है। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।